कि हम गुस्से वाले मूड में हो, या फिर इसके जैसे लग रहा है कि बहुत तेज जब हंसते हैं लोग, उस टाइप का मूड हो, या फिर किसी भी अलग टाइप हो, जो आपका डे टू डे लाइफ का जो नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन है वो अपने नेचुरल, जिसको कह ले वो नेचुरल हो गया, जो नॉर्मल आपका वो नेचुरल हो गया, उस पोजीशन में आपको आने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको, आई थिंक दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा होगा सबको। तो इस फिगर में आप जो देख रहे हो, तो क्या आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट पोजीशन है। एक मिनट में देख ले रहा हूँ, कुछ मैसेज आ रहे हैं। देख ले, आवाज आई थिंक सबको जा रही है। जिन साइड में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप अपने साइड वाले थोड़ा सी कनेक्टिविटी थोड़ा सा देख लें आप लोग। तो ये देख रहे, एनाटॉमिकल पोजीशन इसी को बोलते हैं। ये एनाटॉमिकल पोजीशन में है। इसमें क्या सबसे पहले इन्होंने क्या कर रखा है, सबसे पहले इन्होंने स्ट्रेट कर रखा है अपनी क्या कहते हैं कि बॉडी को पूरी तरह सीधी खड़ी होगी। दोनों जो हैंड है इसके, दोनों जो हैंड है इसके वो दोनों हैंड दोनों साइड में है। अब दिख रहा है इसके दोनों दोनों साइड में। और नीचे आप आ जाओ, जिसको जो हैंड पाल्म है, पाल्म जो फेसेस कर जिसको बोलते हैं, वो आगे की जो पाल्म है, वो पाल्म जो फेस कर रहा है किधर, सामने की तरफ कर रहा है, आगे की तरफ कर रहा है। दूसरे हैंड का भी क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं तो आगे की तरफ कर रहा है। ठीक है, फेस इसका देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फोटो देखने में आपको देख रहा है, या जिस जो फोटो देख रहे हैं उन्हें देख रहा है। मतलब वो सामने, जब तो आप कोई भी फिगर अगर इमेज खिंचाओ, आप कैमरे को देख करके फोटो खिंचाते हो, तो ऐसे जब उस फिगर को देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो खुद मुझे देख रहा है। तो सेम चीज, मतलब कि सामने चीजों को वो देख रही है, ऐसा लग रहा है इस। तो ये जो एक पोजीशन अटेंड कर रखी है इन्होंने, जो आपके फिगर में दिख रहा है, वो पोजीशंस को ही हम एनाटॉमिकल पोजीशंस बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट अगर है तो आप पूछे। अपने आप को अनम्यूट करके आप कर सकते हो, अपनी साइड से अनम्यूट, मैं अलाउ कर दिया हूं यहाँ से। कोई डाउट है तो पूछ ले फिर से। नो सर। हाँ, जेबा निशात अपने हैंड राइज कर रखा, कोई डाउट है क्या? ओके, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि उनकी गलती से हैंड राइज हो रखा है, आई थिंक इसी वजह से। तो हम लोग अपनी तरफ इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ ले चलते, मूव करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी में जो हम लोग इस पहला पोजीशंस को देखें, वो क्या था, एनाटॉमिकल पोजीशंस। दूसरा क्या है, सुपाइन पोजीशन। आपको दिख रहा होंगे लिखा हुआ क्या, सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशंस हम लोग किसको बोलते हैं, उन चीजों को समझना है। When a person is lying on his and her, जो भी हो, his हो, मेल हो या फीमेल हो, जब कोई पर्सन लाइंग यानी कि लेटता है, his and her अपने बैक, अपने बैक से पीछे की तरफ से, आर्म बाय द साइड यानी कि जो हैंडल्स के दोनों साइड हो, और पाल्म फेसिंग अपवर्ड। अब पाल्म क्या, फॉरवर्ड नहीं करेगा, अपवर्ड करेगा फेस। अपवर्ड फॉरवर्ड समझ में आ रहा है? पहले ये मेरे को बताओ, ये सब चीजें बहुत ही यूज होगा, अपवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड, ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा पूरी एनाटॉमी के अंदर में। तो आपको वर्ड में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अभी कह रहा हूँ कि प्लीज इस चीज को, कंफ्यूजन को अभी ही खत्म कर ले, ना कि आपको पूरी एनाटॉमी पढ़ने में रोना पड़े। अगर आज आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली बहुत ही इंजॉय करके, बहुत ही फ्रीली मूड में आप एनाटॉमी पढ़ लोगे। लेकिन अगर आज आप चीजों को आप नहीं समझ पाए, नहीं हमसे डिस्कस कर पाए, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ पूरी एनाटॉमी पढ़ने में आप रहोगे। तो डेफिनेटली पूछ लेना, ठीक है। अपवर्ड और नहीं समझ में आया तो अपनी तरफ से म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, अभी भी आपके पास ये ऑथोरिटीज है, ठीक है। तो फेसिंग अपवर्ड एंड फीट पुट टुगेदर, जो आपका पैर है वो दोनों लगभग लगभग टुगेदर। मैं आपको ये पोजीशन भी दिखाऊंगा अभी जस्ट, यानी कि जैसे कि अगर आप सीधी सी बात करते हो, सबको पता है कि नॉर्मल, आपको मैं बता रहा हूँ कि हर कोई चित सोना पता है सबको कि चित कैसे सोते हैं। तो सेम इस पोजीशन को मैं आपको डायग्राम से दिखाना चाहूंगा।
तो थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दें ताकि मैं शो कर पाऊँ। ये रहा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यस सर। हाँ, ठीक है। अब ये देख लो, एक टेबल पे बंदा सो रखा है, क्या हुआ, सोया हुआ है। उसका बैक कहाँ है, जो लेट रखा है, जो सपोर्ट है किसके, उसके बैक, यानी कि पीठ पे उसका सपोर्ट है कि नहीं है। तो इसकी जो बैक ये हो गया, और पैर दोनों देखो ऑलमोस्ट टुगेदर में है, ऑलमोस्ट दोनों लगभग कि दोनों पैर के बीच में जब थोड़ी सी गैप होती है, मिनिमम, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं पूरे पैर फैला रखे तो नहीं, उस पोजीशन को हम नहीं कह सकते कि वो सुपाइन पोजीशन है, ठीक है। तो और हैंड क्या दोनों साइड में, और फेस इसका क्या है, वो ऊपर देख रहा है, फॉरवर्ड देख रहा है, सॉरी अपवर्ड देख रहा है, ठीक है। अप मतलब यूपी से अप लिखते हैं ना, अपवर्ड, और यू से क्या होता है ऊपर, तो अपवर्ड का मतलब क्या होगा, ऊपर। बात समझ में आ रही है, अपवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर, यानी कि यू से अपवर्ड एंड यू से ऊपर। आप इस तरह से भी चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोजीशन हम लोग देखते हैं, तो इस पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। देखो ये सब पोजीशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे पोजीशन जब आप जान पाओगे तो क्या होगा आपको, जब आगे जब जाओगे आप, तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस लाइफ में आपको कहेगा कि मान लो, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल लाइफ में जाते हो तो मेडिकल टर्म बहुत मिलेंगे वहां पे। तो किसी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लाओ भाई, तो अब उसमें आप बोलो बार सुपाइन पोजीशन क्या है, नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं कि आपको, जैसे कि जब आप डिफरेंट और सारे पोजीशंस पढ़ोगे, जो रेडियोलॉजी से बहुत सारे पोजीशन पढ़ने होते हैं, हर एक पोजीशन में अलग अलग इमेजिंग लेना होता है। तो सारे जब पोजीशंस को आपके नॉलेज में नहीं हो, तो डॉक्टर साहब अगर लिख दे कि आपको इस पोजीशंस को, मान लो इस कोई पेशेंट आया आपके पास और पेशेंट के बारे में कहता है कि इसको सुपाइन पोजीशन में लेटा करके एपी एक्सरे निकालना है, मान लो, तो उस टाइम आप क्या कर पाओगे, आपको पता नहीं है, तो फिर कितना इसे लगेगा कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ समझने को, बगल वाले से हेल्प लोगे या अपने फ्रेंड को कॉल करोगे या अपने सीनियर को कॉल करो। क्यों, आप अपने अंदर वो एबिलिटी क्यों नहीं डेवलप कर लो कि आप इजिली उन चीजों को समझ पाओ, ठीक है। तो ये जो पोजीशंस लोग देख रहे हैं, सॉरी ज़ेबा निशात, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही हो आप। ओके चलिए, अब हम लोग क्लास करते हैं शांति से। तो इसलिए हम सारे पोजीशन को पढ़ते, तो ठीक है। सुपाइन पोजीशन में किसी को एनी डाउट, कोई डाउट सुपाइन पोजीशन में? नो सर। नो सर। ओके थैंक्स। चलिए अब हम लोग फिर से आ जाते हैं वो पेपर पे। सुपाइन के बाद से एक पोजीशन पढ़ते हैं हम लोग, प्रोन पोजीशन, जो मैं दिखा भी रहा हूं आपको, लिखा भी हुआ भी, लिखा हुआ प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन बोलते हैं उस पोजीशन को व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन द हिज और हर फेस, चेस्ट, एब्डोमेन इज सेड टू बी इन अ प्रोन पोजीशन। यानी अब मैं डायरेक्ट डायग्राम पे आ जाता हूं तो सही रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज तो, यानी कि अगर ऑलमोस्ट हम देखें तो प्रोन पोजीशन जो है वो सुपाइन का सीधा अपोजिट है। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो क्या है, अपोजिट है। लेकिन इसमें क्या है कि पेशेंट का जो फेस है वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाउनवर्ड होगा। अब सोचो आपको आपको आपके फेस को क्या है कि ये तो बिल्कुल सीधे जमीन पे रख कर कैसे करके आप लेटो, तो क्या पॉसिबिलिटी है, आपकी सांस रुक जाएगी, नाक चप जाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ये चीजें। तो उस टाइम में क्या होता है, आपका जो हेड है, गर्दन जो है नेक पोर्शन से, या तो आप लेफ्ट रोटेट कर ले, लेफ्ट लेटरल रोटेट कर ले, लेटरल मीडियल में आगे समझाऊंगा, अब सिर्फ इतना समझे, या तो लेफ्ट रोटेट कर ले या फिर राइट रोटेट कर ले। क्या हुआ, या तो लेफ्ट रोटेट कर ले या राइट रोटेट कर ले। और जो पट्स होते हैं जिनमें जिसको, उसी चीज को हम प्रोन पोजीशन बोलते हैं। क्या उसी चीज को हम प्रोन का मतलब होता है औंधा हुआ, उल्टा हुआ। बात समझ में आ रही? तो ऐसा नहीं लग रहा कि अभी जो हमने सुपाइन पढ़ा उसी को उलट दिया गया, सिर्फ गर्दन को थोड़ा सा एक पोजीशन दे दिया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, प्रोन पोजीशंस हो गए। प्रोन पोजीशंस के बाद कोई डाउट किसी को प्रोन पोजीशन में? नो सर, नो सर। ओके चले, तो हम लोग आते हैं अब एक और पोजीशन, और बहुत ही क्लासिकल इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लिथोटॉमिक पोजीशन। क्या बोलते हैं, लिथोटॉमिक पोजीशन।
इसको बोलते पर्सन इज लाइंग ऑन ही हर बैक विथ लेग अप एंड द फीट सपोर्टेड इन द स्ट्रिप। अब मैं थोड़ा सा इस पे आता हूँ, इसके डायग्राम पे, तो थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। एक्चुअली इतने ज्यादा इमेजेस है ना, थोड़ा सा ढूंढने में लग रहा है, तो मैं चलो मिल गया। ये देख लो, दिख रहा है? दिख रहा है सबको लिथोटॉमिक पोजीशन? यस सर। हाँ, एक पर्सन को, हाँ ठीक है, हम ये बता रहे थे ये पोजीशंस क्या है कि जब कोई पर्सन को उसके लेग को फॉरवर्ड ऊपर उठा देते हैं और उसमें स्ट्रिप यानी कि सपोर्ट स्टैंड लगा करके, और जो ये पोजीशन गेन करता है उस पोजीशंस को हम लोग लिथोटॉमिक पोजीशन कहते हैं। देखो एक्चुअली इस पोजीशन का नाम जो है मिसनॉमर है। लिथो मतलब क्या होता है, किसी को पता है? लिथो मतलब कोई बताओ आप? नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी आपका बेसिक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। लिथो का मतलब होता है स्टोन। क्या होता है? स्टोन। आपने स्टोन स्टोन समझ में आ रहा है ना, पत्थर। और टॉमी, टॉमी जो है उसका मतलब क्या होता है? कट, जो कि एनाटॉमी में हम लोगों ने पढ़ा है, बात याद है। और पोजीशन तो एक्चुअली बहुत साइंस ऑफ चले जाए, हम बहुत पुरानी टाइम में चले जाए, जब मेडिकल साइंस डेवलप कर रहे थे, तो जब सर्जरी वगैरह कुछ आया था, तो उस टाइम में एक्चुअली इस पोजीशन में रख करके जनरली क्या होता था, जो पत्थर वगैरह निकालने के ऑपरेशंस होते थे वो इस तरह से होते थे। तो लोगों ने इस पोजीशन का ही नाम दे दिया। एक्चुअली इस पोजीशन में पत्थर निकाला जाता है एब्डोमेन से, तो उसको हम लिथोटॉमिक पोजीशन दे। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि कोई भी, अगर आपके किडनी का हो, यूट्रस क्या कहते हैं कि लीवर स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, या अदर कोई स्टोन हो गए हो, तो इस पोजीशन में होता है। तो एक्चुअली जिस वजह से अब नाम तो पड़ गया, होता कि आप डेफिनेटली कोई चीज आपके घर पे एक निकनेम रखा गया हो, तो जाके भी आप ओरिजिनल नेम फेम करना चाहो तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो डेफिनेटली जो एक नाम रखा गया, अब उसी नाम से इस चीज को जाना जाने लगा आज तक, और आज तक हम इसको लिथोटॉमिक पोजीशंस बोलते हैं। और इस पोजीशन का मोस्टली यूज अगर आप देखोगे, प्रैक्टिकली देखोगे, तो ड्यूरिंग डिलीवरी फीमेल में, और जो पाइल्स का ऑपरेशन आप लोगों ने सुना होगा कि पाइल्स का सर्जरी होती है, पता है ना पाइल्स किसको बोलते हैं? यस सर। हाँ, जिसको हिंदी में बवासीर बोलते हैं। तो जनरली उन सारे पोजीशंस में हम इस पोजीशंस में करते हैं। या फिर एनल, आप लोग जब सर्जरी पढ़ोगे तो एनल प्रोलॉप्स हो जाते हैं, तो उन सारे कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि इस तरह के पोजीशंस को लेकर के कुछ सिमिलरिटी में सर्जरी वगैरह करते हैं। तो ये पोजीशन का यूटिलिटी वहां पे होता है। ठीक है, तो हम लोग लिथोटॉमिक में कोई डाउट किन्हीं को? सर लिथोटॉमी का दूसरा नाम आपने बताया था? लिथोटॉमिक का सर एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। लिथोटॉमिक का दूसरा नाम नहीं बताया था, मैं बोला था मिसनॉमर है, ये नाम गलत रखा गया है। अच्छा ठीक है, लिथो का मतलब क्या, ये होता है, देखो लिथो का मतलब क्या होता है, स्टोन, समझे, पत्थर होता है। तो पहले के टाइम में, बहुत पहले, जब हम बात करें जो मेडिकल स्टोन, हाँ स्टोन, तो एक्चुअली इस पोजीशंस में जब सर्जरी होती थी तो स्टोन वगैरह निकाला जाता था। तो अब क्या कि अब ऐसा कुछ नहीं कि अब इसी पोजीशन में ही स्टोन निकाले जाते हैं, और भी कई सुपाइन पोजीशन में भी लेटा करके स्टोन निकालते हैं आजकल। अब तो खैर लेप्रोस्कोपिक होने लगा तो बहुत इजी हो गया है। तो जरूरी नहीं कि आपको किसी भी स्टोन को निकालना हो एब्डोमेन कैविटी वगैरह से तो आप इस पोजीशन पे ही आए। तो लेकिन इनिशियली में जब नाम रखा गया इस पोजीशन का लिथोटॉमिक पोजीशन, तो इसी वजह से इसको हम अभी लिथोटॉमिक पोजीशन करते हैं। मिसनॉमर यानी गलती से ये नाम रखा गया। मिसनॉमर का मतलब होता है कि मिसनॉमर से मतलब गलती, तो उसी वजह से ये पोजीशन का नाम रखा गया। और जिस पोजीशंस की ज्यादातर हम लोग यूज अभी के टाइम में अगर आप देखें तो ड्यूरिंग डिलीवरी वगैरह होती है, तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं कि इस पोजीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग लेट्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज हम लोग आते हैं अपने बैक इस पे लिस्ट, अपने टॉपिक पे हमारा पोजीशंस चल रहे। तो लिथोटॉमी के बाद ऑलमोस्ट जो पोजीशंस वाली चीजें थी हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं वो प्लेन से रिगार्डिंग है।
कोई डाउट नहीं किसी को? तो प्लेन अब हम क्या किसको बोलेंगे? अच्छा हाँ, एक चीज और पोजीशन में आप ऐड कर लो, यहाँ पे लिख लो सब लोग पहले, मैं फिर बता देता हूँ। डिक्यूबिटस पोजीशन, DECUBITUS, डेक्यूबिटस पोजीशंस। मैं एक बार बताऊंगा, डेक्यूबिटस पोजीशंस, DECUBITUS, डेक्यूबिटस। ठीक है मैं लिख दूं ग्रुप अंदर में क्या, इसमें चैट में? लिख दिया सर। Yes, लीजिए। एक्चुअली पता नहीं इस पे व्हाइट बोर्ड आता था, अभी बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं सारा कुछ लिख ही देता हूँ यहाँ पे। देखता हूँ इस पे, इसका भी सॉल्यूशन कुछ निकलवा करके। अगर व्हाइट बोर्ड वाला फैसिलिटीज, उस पे फिर टेक्स्ट करने का ऑप्शन भी आ जाता है, तो एवरीथिंग यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कुछ। आवाज तो नहीं था मेरे मोबाइल में। क्या चीज? चैट का ऑप्शन किधर गया? ठीक है, मैं इस चीज को जस्ट अभी थोड़ा सा शेयर ये कर रहा हूँ और मैं लिख दे रहा हूँ डेक्यूबिटस एवरीवन के लिए, और मैं फिर इसको समझाता हूँ आपको। प्लीज म्यूट करें, ठीक है? मैं ग्रुप में डाल दूँ डेक्यूबिटस, ठीक है? मतलब आपकी इस ग्रुप में ही अभी चैट वाला जो बॉक्स चल रहा है एवरीवन में कर दिया हूँ, सारे लोग आप देख सकते हो वहाँ पे। तो हम लोग डेक्यूबिटस पोजीशन में, देखो डेक्यूबिटस पोजीशंस का पहले है क्या वो मैं दूं। आप लोग सबके सब घर में क्या करवट सोते हो ना? सिंपल करवट सोना समझते हो ना? करवट सोना किसको बोलते हैं? यस सर, यस सर। हाँ, उसी एग्जैक्ट दैट पोजीशन इज, हम बोले तो उसको क्या बोलते हैं? डेक्यूबिटस पोजीशन बोलते हैं। एक करवट आ जाए लेफ्ट साइड में आ गया तो लेफ्ट डेक्यूबिटस पोजीशन, और राइट साइड में आ गए तो राइट डेक्यूबिटस पोजीशन हो जाता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो अब क्या है, इस पोजीशंस का जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पोजीशन की बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है इस पोजीशन से। देखो इस पोजीशन से पहली फायदा क्या है कि बहुत सारे एक्सरे क्या होता है। हाँ हाँ, इमेज शो नहीं कर रहा है। अच्छा इमेज एक्चुअली डेफिनेटली सडन ये माइंड में मेरे को पोजीशन आ गया था, इसलिए इमेज मैं नहीं कर पाया, तो आपको मैं इमेज भी दिखाई देता हूँ। ठीक है, सर्च करके ही इमेज दिखा देता हूँ आपको, टेंशन ना ले। यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपको दिख रहा है कुछ इमेज दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ सर, वैसे दिख यहाँ रहा पे Yes, sir. फिगर से मेरे को एक और बेनिफिट मैं आपको समझा सकता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखो दो अलग अलग साइड से सो, अब इस करवट सो या इस करवट सो, हाथ डाल के सोते हैं ना, देख रहे हो ना? सिंपल मैं आपको बता, जैसे करवट सोते हो उन चीजों को हम लोग बोलते हैं डेक्यूबिटस पोजीशन। देखो पहली बात क्या है, डेक्यूबिटस पोजीशन में बेहतर क्या होगा कि मैं आपको याद होगा कि जब मैं आपको एक चीज बता रहा था, आपको याद होगा परकशन, तो वहां पे एक वर्ड बता प्लूरल इफ्यूजन, लंग्स में पानी भर जाना। आप सुने हो? बताया था लास्ट क्लास में, जिसको लंग्स में पानी भर जाना। तो इस पोजीशन में जनरली हम क्या करते हैं, जब एक्सरे करते हैं पेशेंट का, तो इसी पोजीशन में हम लोग करते हैं। इस पोजीशन नीचे प्लेट लगाते हैं और इस पोजीशन में करते हैं, ताकि अगर क्या आप अगर खड़े हो तो वाटर की जो नेचुरलिटी, क्या कोई भी चीज वाटर के ग्रेविटी की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी फोर्स अगर आप है यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब पे लग रहा है ना, पूरी बॉडी पे लग रहा है। तो अगर आप खड़े हो तो आपका जो लंग्स में पानी वो क्या होगा, लंग्स के नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? तो लंग्स में पानी होगा वो लंग्स के नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा। तो अगर उस पोजीशन में हम लोग करते हैं तो उतना क्लियर फाइड आपको एक्सरे नहीं मिल पाता, जिससे कि हम हालांकि बहुत कुछ दिखता है लेकिन थोड़ा सा बेस्ट होता है कि जब हम इस पोजीशन में लेते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, लेकिन जब इसी पेशेंट को आप लेटा दो, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसी पेशेंट को आप लेटा दो
तो जो डाउन लिखा हुआ, अगर ऐसे अगर वो लेटेगा तो नीचे आके पानी क्या जम जाएगा, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा नीचे में साइड में लंग्स के। तो अब जब आप इमेज लोगे तो आपको मोस्ट क्लियर पिक्चर्स भी दिखेंगे और आपको अच्छे से डायग्नोस करने में भी हेल्प मिलेगा। दूसरी चीजें, बहुत सारी डिजीज होती है जिसमें हम लोग सर एक ही साइड जम जाएगा सर। हाँ एक ही साइड आएगा, एक साइड आएगा, फिर दूसरे साइड करके दूसरे साइड का ले लेंगे तो दोनों लंग्स की पता चल जाएगा। एक लंग्स में एक साइड का पता चलेगा, दूसरे साइड में फिर दूसरे लंग्स का पता चलेगा, तो दोनों लंग्स के अलग अलग हम लोग कर लेंगे इमेजेस। ठीक है। यस। हाँ, लेकिन अब दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसकी बेनिफिट एक और होती है, जब आप हॉस्पिटल में वर्क करोगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे, कोई लंग्स वाले वार्ड में अगर आप काम करोगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि अच्छे इस पेशेंट को लेटरल डेकुबिटस में डालो और इसको करना है क्या, उसको थेरेपी करना है। थेरेपी मतलब कि बीपीटी होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं, उन लोगों में ये ज्यादा होते हैं। जैसे कि आपने ब्रोंकिएक्टाइटिस का नाम सुना है, या आप लोगों ने क्या कहते हैं कि फाइब्रोसिस का नाम सुना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का? नहीं सर। नहीं सुना, कोई बात नहीं। आपको ये लंग्स आप डेफिनेट नहीं सुने होंगे, मैं सिर्फ बोला सुना है, जरूरी नहीं कि मैं बिल्कुल आपने सब कुछ यहाँ पे सब कुछ सुना होगा, मैं सिर्फ पूछ ले रहा हूँ। ये एक्चुअली क्या, ये सब जो ना फेफड़े की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, सिंपल से नाम समझो। इसमें होता क्या कि आपको सबको पता है कफ कहाँ बनता है, हम लोगों का कफ कहाँ बनता है, लंग्स में बनता है। मैं आपको बहुत ही एक ट्रिकी चीज बता रहा हूँ, आपके हालांकि बेसिक की चीज नहीं है, लेकिन मैं आगे ये बात तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं, जिनको समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नया है तो प्लीज रिपीट करवा लेना मेरे से। फर्स्ट थिंग कि आपको पहली चीज ये बता रहा हूँ कि आपको ये पता है कि हमारे बॉडी में जो कफ का प्रोडक्शन होता है वो लंग्स में होता है, और एवरीडे कितना होता है पता है? एवरीडे ऐसा नहीं कि अब हम अभी हेल्थ तो मेरे के अंदर कफ नहीं होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन, म्यूकस जनरली हम इसमें जब आते हैं ना क्या कहते हैं कि मेडिकल टर्म में कफ जो आप जिसको बोलते हैं ना बलगम, उसको म्यूकस बोला जाता है मेडिकल टर्म में। क्या बोलते हैं उसको? म्यूकस बोलते हैं। तो अब मैं म्यूकस बोलूंगा तो आपको बलगम समझना है, जो खांसी के टाइम निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना? म्यूकस बोलूंगा तो आपको सेंस आना चाहिए। तो कैसा आ रहा था, आप देखो कैसा क्या हुआ जी? देखिए आप लोग थोड़ा शांति नहीं रख रहे ना, तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा फिर? ठीक है, म्यूट रखे। आपको क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पूछे डेफिनेटली, लेकिन अदर नॉइज ना लाए यहाँ पे। सर बलगम को क्या कहते हैं? म्यूकस, म्यूकस। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था, एक्चुअली म्यूकस सिर्फ बलगम को ही नहीं कहते, मैं अभी बता दे रहा हूँ। म्यूकस जो भी सिक्रीशन म्यूकस लेयर से होते हैं उस चीजों को बोलते हैं। तो बलगम भी एक टाइप ऑफ म्यूकस में आता है, लेकिन अभी आपको मैं म्यूकस के सेंस में बलगम को समझना है। तो कोई चैप्टर है बहुत अदर टाइप का है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत इजी बना के आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये आपको पहला कहानी बता रहा था कि पहली स्टोरी ये है आपकी आज की, कि वो म्यूकस का प्रोडक्शन, म्यूकस का बनना, बलगम का बनना कहाँ बनता है? आपके लंग्स में बनता है। और ईच डे, पर डे कितना बनता है आपको पता है? 1 टी कप। आपके जो 100 कप साइज होते हैं चाय के, ऑलमोस्ट बुक्स यही लिखती है, कोई लिमिटेड नहीं है, बुक्स लिखती है कि जो 100 कप जो होते हैं टी के, 1 कप ऑफ टी का प्रोडक्शन होता है। और उसका होता क्या पता? आप हेल्दी पर्सन हो फिर भी ऐसा नहीं सोचो कि मैं हेल्दी हूँ, तो उसमें थिन म्यूकस बनता है, जो हम लोगों की म्यूकस बनती है बहुत थिन, और पता नहीं चलता, और आता है और जीआईटी से पेट में चला जाता है पर डे। तो 1 कप म्यूकस आप पर डे हम लोग निगलते हैं, जीआईटी के अंदर जाता है। तो जब थिन होता है तो वो इजिली आया, जीआईटी के अंदर चला गया। लेकिन जो बहुत सारी बीमारी होती है ना, 1 कप सर? हाँ, 1 कप ऑफ टी, 1 कप ऑफ टी। ठीक है, इसका प्रोडक्शन डेली होता है, और वो डेली फेफड़े से निकल के कहाँ जाता है पता है आपको? फेफड़े से निकल करके फिर से आपके स्टमक में जाता है। आप उसको निगलते हो पर डे, भले आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन आप इस चीज को निगलते हो। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, जब तक नॉर्मल में होता तो ये सिस्टम चलता है कि लंग से निकला और ऊपर ट्रैकिया से गया, फिर एसोफेगस से होकर के स्टमक में आया। ठीक है, और जब आपको जैसे कि ब्रोंकिएक्टाइटिस हो जाए या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए, लंग्स की बीमारी, उसमें जो ये म्यूकस बनता है ना, बहुत गाढ़ा हो जाता है म्यूकस। अब आप ही बताओ कि कोई चीज फ्लूइड हो, पतला हो, वो ज्यादा अच्छे से फॉलो करेगा या फिर गाढ़ा चीज अच्छे से फॉलो करेगा? पतला। पतला चीज डेफिनेटली पता है। तो नॉर्मली क्या था, जब म्यूकस हेल्दी पर्सन को नॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा था तो इजिली निकल रहा था, जा रहा था, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन जब लंग्स की बीमारी हो जाती है, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं या फिर ब्रोंकिएक्टाइटिस बोलते हैं,
ब्रोंकिक्टाइटिस बोलते हैं, उनमें क्या होता है कि म्यूकस थिक हो जाता है और नहीं निकलता, तो इस लैटरल पोजीशन में हम लोग लाते हैं, इस डेकुबिटस पोजीशन में पेशेंट को लाते हैं और ऊपर से मसाज करते हैं, जिससे कि अब देखो जो अप वाला है, अप वाले में से इस पाइप से होते हुए देखो गर्दन की तरफ एक पाइप जा रहा है, दिख रहा है अब जो लिखा हुआ है, ये ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, ये सब चीज, तो इधर से होकर के इजिली वो निकल पाता है। जब ऊपर वाले लंग्स के पहले में निकल गया, अगर एक लंग्स में बीमारी है तो एक लंग्स का ही करें, दूसरे साइड लंग्स में तो दूसरे साइड का करेंगे, एक एक करके। तो ये डेफिनेटली जो पोजीशन था, मैं आपको डेकुबिटस पोजीशन था और इसके एडवांटेज में बताने लगा, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। सर बलगम फेफड़ों से होकर किधर जाता है सर? देखो एक्चुअली होता है क्या कि जो जब वो म्यूकस से निकलता है तो सीलियरी मूवमेंट होता है। जब मैं आपको लंग्स पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से चीज पढ़ाऊंगा कैसे कैसे मूव होता है। सीलियरी मूवमेंट होता है, मान लो को उसको एक तरह से मखमल समझ रहे हो ना, मखमल जो देखते हो हाथ मारते हो तो कितना सॉफ्ट लगता है, इस तरह के एक छोटा छोटा सा हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं यहाँ पे, जिसको सीलिया हम लोग बोलते हैं। उसकी हेल्प से, उसकी मदद से, सीलरी फ्लो की वजह से जो लंग्स की जो म्यूकस होते हैं वो निकल करके ऊपर की तरफ आता है, अपने को गर्दन की तरफ आता है, ऊपर की तरफ ट्रैक है जो सांस की नली है उससे होते हुए, फिर सांस की नली के पास, सांस की नली और जो खाने की नली है जिसको एसोफेगस बोलते हैं हम लोग, वो दोनों क्या कॉमन ओपनिंग है, मतलब कॉमन ओपनिंग का मतलब एक ही जगह पे ओपन है। तो जस्ट सांस की नली से निकला और मूवमेंट के थ्रू कहाँ चला गया, आपके खाने वाले जो फूड पाइप है जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं, उससे आपके जेटी में चले जाते हैं और उसके डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। वहां पे जाने के बाद आपका एसिड इतना क्या कहते हैं कि एसिडिक होता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय कर जाता है, वहां पे बैक्टीरिया हो जो भी सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो पोजीशंस ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। देखो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अगर ज्यादा बटन लगे तो बोल देना कि मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बेसिक पे ही चलूंगा, लेकिन आ जाती है बात, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आप इन चीजों को भी सीख ले, दोबारा जब हम बताएंगे तो रिपीट होगा आप लोगों के लिए। लेकिन जो बेसिक था आज की क्लास में बस सिर्फ इतना, अगर आप यहाँ पे समझे डेकुबिटस पोजीशन समझ लिए, यही बहुत चीज था आज के आप लोगों के लिए पोजीशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं अब एक प्लेन में मूव करूँ, कोई डाउट किसी को? नो डाउट, फिर से मैं रिपीट करूंगा अभी। हाँ, ये जो म्यूकस होता है तो जेठर रस में ही ना पाया जाता है? क्या चीज में? जेठर रस, जो जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस देखो वो अलग चीज होती है। गैस्ट्रिक जूस में प्रॉपर्टी, गैस्ट्रिक जूस की प्रॉपर्टी, गैस्ट्रिक जूस सबसे पहले तो वो बोलेंगे जो गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक के अंदर में होता है प्रोडक्शन, सिक्रीशन, ठीक है। तो उसमें भी म्यूकस रस होता होगा ना? उसमें भी म्यूकस रस होता होगा? म्यूकस देखो उसमें क्या क्या होता है, जब आप गैस्ट्रिक जूस जब पढ़ोगे तो मैं बताऊं, लेकिन थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जब म्यूकस जूस, सॉरी गैस्ट्रिक जूस हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं, उसमें HCl होते हैं, उसमें एक म्यूसिन नाम का सब्सटेंस होते हैं और भी कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वो सारे को मिला करके हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रिप्सिनोजैन भी होते हैं वहां पे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और HCl होते हैं जो एसिडिक से बनाते हैं, तो उन सारे चीज को, और उसमें कुछ म्यूसिन नाम के सेल्स होते हैं जो कि थोड़ा सा म्यूकस भी सिक्रेट करते हैं, जो प्रोडक्शन, वो एक अलग मैकेनिज्म हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अपना याद नहीं, ये वो बहुत डिफरेंट है। जो हमारे जैसे रेस्पिरेटरी से आ रहा है वो बहुत ही डिफरेंट है आपके गैस्ट्रिक जूस से, ठीक है जी जी। हम लोग जब स्टमक पे, अब डेफिनेटली जब हम लोग का बेसिक कंप्लीट होगा तो हम सबसे पहले GIT ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि GIT सबके लिए कॉमन होता है, सबके नाम सुने हुए होते हैं और सबको मजा भी आता है पढ़ने में, ताकि सुना हुआ नाम है। और यहाँ पे खाने पीने की सिस्टम को बात होती रहती है, भाई ये ऐसे डाइजेस्ट होगा, तो खाना पीना तो सबको पसंद है, तो हम लोग पहले GIT स्टार्ट करेंगे इसको कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं ले, मैं आपको वहाँ पे एक एक चीज क्लियर करूंगा। अभी मैं बस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं एक अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ताकि आपको इधर से नहीं तो इधर से, उधर से नहीं तो इधर से, कहीं से आपको बस समझ में आ जाए, ठीक है जी जी। ओके, तो हम लोग पोजीशंस के बाद प्लेन में मूव करते हैं। अब हम प्लेन्स को देखते हैं कि अब प्लेन किसको बोलेंगे, कैसे, कितने प्लेन्स होते हैं, उन चीजों को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो प्लेन में जब हम आते हैं तो सबसे फर्स्ट प्लेन जो यहाँ पे हमारा होगा वो मीडियन, स्पेलिंग देख रहे हो, स्पेलिंग यहाँ पे गौर करना, क्योंकि मैं आगे पढ़ रहा हूँ मीडियल भी। तो मीडियन, MEDIAN, मीडियन, या इसी को बोलते हैं सजाइटल प्लेन। और अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसके एक और तीसरा नाम होता है मिडिल सजाइटल प्लेन। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सजाइटल प्लेन और मिडिल सजाइटल प्लेन इज अ डिफरेंट थिंग्स, बोथ मतलब नहीं, तो 3 आर द सेम थिंग। मीडियन प्लेन, सजाइटल प्लेन और मिडिल सजाइटल प्लेन। अगर सजाइटल के आगे मिडिल भी लगा दो तो वो सेम कहलाता है, ठीक है। अब इस प्लेन को कहते किसको? देखो प्लेन क्या है, ये आपके बॉडी पे होता नहीं है, आप
कहोगे सर होता नहीं तो पढ़ाते क्या? होता नहीं मतलब क्या कि आपको इमेजिनेशन कराना है मेरे को यहाँ पे। ये इमेजिनरी चीज है, जो भी हम देख रहे हैं वो एक काल्पनिक चीज है जिसको हम सोच सकते हैं, उसकी थिंकिंग को कर सकते हैं, वो बॉडी में दिखेगा नहीं ये प्लेन। ठीक है, आप सोचोगे कि सर मीडियम प्लेन देख ले बॉडी में, ये दिखेगा नहीं, ये आपको इमेजिनेशंस कर रहे हैं। और अभी आप बैठे बैठे अपनी बॉडी पे ये सारा कुछ अप्लाई करना आपको, बिल्कुल देखो आप अप्लाई करोगे ना तो बहुत इजी आपको भी लगेगा। थोड़ा सा अप्लाई करोगे तो खुद के माइंड में आ रहा है सर ऐसे बता रहे ऐसा कुछ हो रहा है मेरे बॉडी में, तो सर करेक्ट कीजिए इसको, फिर मैं करेक्ट करूंगा उसको। तो साथ साथ आप लाइव करते रहोगे तो बहुत बढ़िया। अगर हमारा ऑफलाइन चल रहा था तो मैं एक एक मतलब स्टूडेंट को डेफिनेटली एक स्टूडेंट को उठा करके खड़ा करके पूरी चीजें ये लाइव करता हूँ क्लास के अंदर में, कि किधर उठा के बैठा के। इसलिए मैं इस क्लास का भी एक अलग से नाम देता हूँ एनाटॉमिकल डांस, क्योंकि यहाँ पे पूरी मूवमेंट होती है, कुछ समझ लो एक तरह की डांस ही होती रहती है क्लास के अंदर में पूरी एनाटॉमिक की लैंग्वेज में। तो डेफिनेटली आप लोग को एनाटॉमिकल डांस भी देखने को लाइव मिलेगा जब ऑफलाइन में आओ। लेकिन अभी आप अपने अपने घर पे ही डेफिनेटली इन चीजों को लाइव करें। यहाँ से मैं एक ही चीज में जो मैं कह रहा हूँ उनको अभी भी कह रहे रखे सामने, और जो मैं कह रहा हूँ उसी पोजीशन में आए, तो अब आपको डाउट भी क्रिएट होगा सर आप ऐसे बता रहे हो मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है, तो मैं यहाँ से करेक्ट कर दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा वीडियो ऑफ रखे भाई, आप दिख रहे हैं बहुत अच्छे। चले ठीक है, तो हम लोग मीडियन प्लेन पे आते हैं। हाँ, प्लेन में क्या बात है, प्लेन जो बोलेंगे ये सारा चीज हाइपोथेटिकल होगा, ये नहीं कि ढूंढने लग जाना कि प्लेन है। और प्लेन और लाइन दो वर्ड मिलेगा, कहीं मीडियन लाइन मिलेगा, कहीं मीडियन प्लेन मिलेगा। लेकिन प्लेन जब आप हेलो बोले ठीक है, अब मैं प्लेन लाइन में पहले डिफरेंस लेने के लिए मैं एग्जांपल आपको ले रहा हूँ कि एक ब्रेड लो आप, ब्रेड सबको पता है ना, ब्रेड आता है जो है, एक ब्रेड लो और ब्रेड के आप अपने दूसरे हैंड में एक चाकू ले लो, उस पे एक लाइन करके सिर्फ छोड़ दो, ब्रेड के ऊपर एक लाइन करके छोड़ दो तो वो लाइन हो गया। अगर उसको कट करके दो हिस्से में बांट दिए तो जो कट करा जिस पोर्शन से वो उसको प्लेन बोलेंगे। तो प्लेन हमेशा बॉडी को कट करेगा, इमेजिनरी कट करेगा, हाइपोथेटिकली कट करेगा, लेकिन बॉडी को कट करेगा। लेकिन जो लाइन होगा वो सिर्फ आपके बॉडी सरफेस से ही होकर के निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? प्लेन और लाइन में डिफरेंस समझ में आ गई? तो हम लोग अब मीडियन प्लेन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे प्लेन कट कर रही है इमेज के थ्रू। देखो तो अब मीडियन प्लेन किसको कहते हैं, पहले इस पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि आप जब फिर क्लास के बाद नोट्स में भेजूं तो आप इसको पढ़े तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ। ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, एक ऐसा प्लेन जो कि बॉडी के सेंटर से जा रहा हो और डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। ये आर करके जो मैं सर्कल कर दे उसका मतलब राइट है, और एंड करके जो एंड के बाद जो एल करके सर्कल कर दे रहा हूँ इसका मतलब लेफ्ट है। ये आप याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म लेफ्ट एंड राइट का लिखता हूं मैं। तो एक ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर से पास करे, आपकी बॉडी से कहा बिल्कुल सेंटर से पास करे, और आपकी बॉडी को दो इक्वल हाफ राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर दे, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन प्लेन बोलते हैं या मीडियन सजाइटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इमेज देखते हैं। थोड़ा सा इमेज में तीनों प्लेन एक साथ होगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, कंफ्यूज होएगा तो मेरे को जरूर बोलिएगा, तो कि मैं आपको जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आप लोग को? जी, ट्रांसवर्स प्लेन, मीडियन प्लेन ये लिखा हुआ है। अब मीडियन प्लेन को आप लोग गौर से देखें तो ऐसा क्या लग रहा है कि एक बॉडी के, देखो ये पूरा हेड से आएगा, लेकिन यहाँ पे इस फिगर में एक जगह सिर्फ शोल्डर से हम लोग लिए, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। तो एक प्लेन है जो कि बॉडी को दो राइट हाफ, अब बीचों बीच आप अपने सर के ऊपर से, नाक के ऊपर से, बिल्कुल इस तरह से समझ लो कि पेशेंट को आदमी को खड़े कर दिया और आड़े लगा के काट रहे हो बीचों बीच। ठीक है, तो नाक से होके जाएगा, फिर बीच माउथ से हो जाएगा, बीच नेक से होके जाएगा, फिर बॉडी के ट्रंक से होकर के बीच से होके जाएगा। तो ये बिल्कुल जो बीच से जो प्लेन जा रही है आप देख रहे होंगे, आपकी बॉडी को टू इक्वल हाफ में, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में जो डिवाइड करता है, इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन प्लेन बोलते हैं। कोई डाउट मीडियन प्लेन में? नो सर। नो डाउट, ठीक है। थोड़ा और रिपीट कर दिए तो। अच्छा ठीक है, मीडियन प्लेन हम लोग बोलते हैं
वो एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, मैं अभी बताऊं इमेजिनरी हाइपोथेटिकली आपकी बॉडी पे देखो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको ये प्लेन पढ़ना जरूरी है, ताकि जब हम लोग कोई भी चीज को देखेंगे बॉडी में रिलेट करेंगे, कोई स्ट्रक्चर कहाँ पे है, तो भाई मीडियन प्लेन से कितनी दूरी पे है, मीडियन प्लेन से कैसा है, मीडियन प्लेन से कितने पास में है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना। लैंडमार्क जब आप करोगे तो लैंडमार्क बहुत समझ में आएगी, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ स्ट्रक्चर एनाटॉमी हर स्टूडेंट्स को पढ़ने की बहुत ही जरूरत होती है, इसलिए क्योंकि अगर एनाटॉमी नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली एक परफेक्ट कोई भी मेडिकल स्ट्रीम में नहीं हो पाओगे। अगर काम भी करोगे तो बहुत सारे पेशेंट की आप जान लोगे, चाहे आप पैथोलॉजी से हो या आप रेडियोलॉजी से हो, चाहे ओटी से हो। अगर एनाटॉमिकल नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आप किसी भी पेशेंट की जान तक भी ले सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर को नहीं पता है, आप गलत स्ट्रक्चर को टच करोगे डेफिनेटली उस टाइम उसकी जान जा सकती है, या फिर उसकी एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जो लाइफ थ्रेटनिंग उसके लिए बन सकती है। तो एनाटॉमिकली आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, वो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, क्योंकि आप समझ रहे कि हर के सिलेबस में दे रखा तो ऐसे नहीं दे रखा है। मेडिकल साइंस को भी पढ़े उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें कि मेरे की यूटिलाइजेशन की चीज नहीं है, मेरे को जानने की चीज नहीं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को प्रैक्टिकली नीड पड़ेगी, और इसको लग रहा है कि मैं इस फील्ड से हूँ, मेरे को क्या इंपोर्टेंस है सर इस एनाटॉमी का, तो डेफिनेटली आप मेरे से क्वेश्चन कर ले, मैं आपको उसकी इंपोर्टेंस भी समझा दूंगा आराम से साइड से। अभी यहाँ पर उन चीजों को नहीं हम छेड़ते। तो हाँ, ये मैंने मीडियन प्लेन को रिपीट करना है। मीडियन प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन आप देख रहे हो यहाँ पे, एक रेड कलर वाला जो दिख रहा है, हल्का सा लाइट रेड वाला, एक ऐसा प्लेन हम बॉडी के बीचों बीच क्रॉस करते हैं, जो कि आपकी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक राइट हाफ में, दूसरा लेफ्ट हाफ में। इधर से एक राइट हाफ में, दूसरा लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है, उस प्लेन को ही हम मीडियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट मीडियन प्लेन में? हो गया, रिपीट में कर दिया? नो सर, कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा हम फिर से वो नोट्स पे आ जाते हैं, थोड़ी सी दूरी बढ़ जा रही है नोट्स। सर हाँ हाँ बोले सर, वो किस चीज के लिए करते हैं सर ऐसा? क्या चीज? किस चीज के लिए सर ऐसा करते हैं? किस चीज के लिए? वो दोनों को बांटते हैं। किस चीज के लिए बांटते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस सर, यस। ये मैं अभी मतलब अभी जैसे बोला कि ये बांटते नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल है, यानी कि हम एग्जैक्टली ऐसे नहीं किसी बॉडी को बीचों बीच हम कट कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक इमेजिनरी प्लेन है। मतलब कि हम मानते हैं कि अगर यहाँ से एक प्लेन हम क्रॉस करेंगे तो जो प्लेन गुजरेगा उस प्लेन को हम क्या कहते हैं कि मीडियन प्लेन बोलते हैं। जब ये आप समझ लेंगे तो मैं आप जब आगे चल के बताऊंगा, जैसे कि अब अपने को मैं लीवर पढ़ाऊंगा, या फिर आपको या चलो लीवर ही ले, लीवर सुना हुआ चीज, तो मैं आपको बताऊंगा अच्छा लीवर का जो राइट लोब का जो क्या कहते हैं कि जो राइट सरफेस है वो मीडियन प्लेन से इतनी सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो उस टाइम आपको मीडियन प्लेन पता ही नहीं रहेगा किसको बोलते हैं, तो आप कैसे समझोगे कि भाई कहाँ से आप सेंटीमीटर ले, कहाँ से नापने की कोशिश कर। लीवर का पता है कि चलो यहाँ उस टाइम में पढ़ाऊंगा राइट सरफेस यहाँ पे, तो मीडियन प्लेन से या मीडियन लाइन से इतनी दूरी पे है या इतने मीडियल है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि मीडियन लाइन क्या है, मीडियन प्लेन क्या है। तो इसलिए मैं इसी चीज को मैं ये ऐसा नहीं कि हम किसी पर्पस की पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी को तो क्या कहते हैं कि डिवाइड करते हैं। ये सारी चीजों में लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी पढ़ रहे, ये पूरी चीज आपको हेल्प तब करेगा जब आप सिस्टमिक एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट करोगे, किसी एक सिस्टम की एनाटॉमी स्टार्ट करोगे, किसी एक ऑर्गन की एनाटॉमी स्टार्ट करोगे, तो वहां पे ये सारे रिलेशन, ये वर्ड रिपीट होंगे आपको, वहां पे आपको फिर से समझाने को नहीं मिलेंगे कि ये क्या कहते हैं कि मीडियन प्लेन क्या है या एक्सटीरियर प्लेन क्या है। वहां पे आपको अभी की जो क्लासेस में रिपीट करके समझने होंगे उस टाइम पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये चीज। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, तो हम लोग नोट्स पलट लेते हैं। मीडियन प्लेन के बाद क्या, कोरोनल प्लेन क्या है, सॉरी कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या है? ए प्लेन एट द राइट एंगल टू द सजाइटल प्लेन। राइट एंगल किसको बोलते हैं पता होगा आप लोगों को? राइट एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड। बिल्कुल मैथ का थोड़ा सा चीज है, लेकिन थोड़ा तो आएगा ही, तो समझना है। राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है, जो फ्रेशर है, जिसको नहीं आ रहा, वो आप इन चीज को समझ लें। ठीक है, मैं इसलिए हर चीज को भी रिपीट कर देता हूँ ताकि जो जान रहे उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे उनको भी है, क्योंकि सारे को लेके चलना है साथ में ना। तो प्लेन राइट एंगल, अब कह रहा है कि a plane at the right angle to the sagittal plane which divides the body into anterior and posterior half। अब कोरोनल प्लेन उस प्लेन को कहेंगे, हम एक ऐसे इमेजिनरी प्लेन को ड्रॉ करेंगे जो प्लेन
बॉडी को कहाँ ले जाएगा, जो प्लेन बॉडी को, आपको मैं इमेज पे चले आता हूँ इसलिए वहां पे बताऊंगा, तो हाँ यहाँ पे आ गए। ये इसमें हम लोग देखते हैं, ये दिख रहा है आपको कॉर्नर प्लेन। कॉर्नर प्लेन उस प्लेन को बोलते हैं जो सजाइटल प्लेन को 90 डिग्री पे कट करता है। अब देखो क्या, ये प्लेन एक दूसरे को 90 डिग्री पे, यहाँ से आप एक डिग्री बनाओगे तो 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, एक सीधा जा रहा है उसके अपोजिट कट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही, ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक प्लेन जब सजाइटल प्लेन जो हम लोग देख रहे हैं, तो जब सजाइटल प्लेन मान लो इमेजिनरी है, अब उसी के बीच से अगर आप क्या कहते हैं कि कोरोनल प्लेन को क्रॉस कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो सजाइटल प्लेन है उसको 90 डिग्री पे वो क्रॉस करके कट करके नीचे की तरफ जाता है। और जो कोरोनल प्लेन होता है वो बॉडी के एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवाइड करता है। आपको समझ में आ रही, बॉडी के एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवाइड करता है। हाँ, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में जब आगे आप या कोई भी आपकी वाइवा टाइप हो तो आपसे पूछे जाते हैं कि आप ये बता दें मेरे को कि जो कोरोनल प्लेन है वो बॉडी को किस पार्ट में डिवाइड करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर में, या लेफ्ट राइट में, या अपर लोअर में। तो आपको उसी टाइम बोलना है कि सर जो कोरोनल प्लेन होता है, जब उसको हम इमेजिनरी प्लेन है बॉडी से क्रॉस करते हैं, इट्स डिवाइड टू द बॉडी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर मतलब होता है सामने, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे। ए से एंटीरियर, एंटीरियर के मतलब आगे, और ए से भी एंटीरियर। याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ए से एंटीरियर, ए से आगे, और पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे। याद रहेगा, ठीक है। अब मैं आऊंगा, आप फिर से आऊंगा, और उसमें एक चीज और, इसका एंटीरियर पोस्टीरियर का थोड़ा सा भी मैं इंटीरियर पोस्टीरियर बोल रहा हूँ, 2 से 3 क्लास के बाद इसी चीज को मैं कुछ और वर्ड बोलूंगा मेडिकल टर्म में, थोड़ा सा और, ये भी है मेडिकली यूज करते, लेकिन थोड़ा और करेंगे तो हम लोग टाइम टू टाइम उसको भी सीखेंगे। अभी आपको याद रखना, ए से एंटीरियर, ए से आगे मतलब, और पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे। तो जो कोरोनल प्लेन होता है वो आपके बॉडी को किधर करता है, आगे पीछे में डिवाइड करता है। यानी कि अब बीच से सड़क के बीच से अब सामने से नहीं काटना, अब गिरा इस साइड से कॉर्नर प्लेन में काटना, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉर्नर, उस तरह से कट करते हैं तो बॉडी के एंटीरियर पोस्टीरियर। तीसरा क्वेश्चन वाइवा में आपसे, मैं आपको अभी भी क्लियर करता चलूं कि वाइवा में क्या क्या परेशानी आती है। इस यहाँ से तीसरे क्वेश्चन आपसे वाइवा में सर पूछ सकती है। अच्छा ये बताओ, आपने बता दिया, मान लो आपने आंसर कर दिया, म्यूट रखे भाई, म्यूट रखे। मुकेश कुमार अतक, ये क्या है, आतिका जहां, आई थिंक आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया लिखने में, आतिका जहां। सो प्लीज म्यूट रखें थोड़ा सा। तो जिस दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता वाइवा में कि बेटा आप ये बताओ कि जो कोरोनल प्लेन आपने बता दिया कि बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, तो क्या इक्वल करता है, जैसे कि मीडियन प्लेन इक्वल कर देता है लेफ्ट एंड राइट हाफ में? तो आपको कहना नहीं, जरूरी नहीं कि इक्वल हाफ में ही करेगा, लेकिन आपको ये चीज समझ में आया कि मीडियन प्लेन क्रॉस करोगे तो बिल्कुल बॉडी 2 हाफ में लगेगा कि बट गया। बीच बीच से काट के हटा दो तो क्या लगेगा, तो आधे राइट आधे लेफ्ट में बट गया। लेकिन कोरोनल प्लेन जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, लेकिन सर ऐसा है यहाँ पे कि ये इक्वल नहीं होता कि आगे वाला भी जितना होगा पोर्शन उतना ही पीछे वाला भी होगा, ठीक है। तो कोरोनल प्लेन इज नॉट डिवाइड इक्वली डिवाइड नहीं होता, सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन यहाँ पे हम लोग याद रखते हैं। तो ये चीज पॉइंट आप लोग याद रखें अपने माइंड में। आपको वाइवा में जनरल एनाटॉमी ही फर्स्ट वाइवा आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, अगर मैं हुआ तो डेफिनेटली मैं ही पूछता हूँ ये सब चीजें, तो आपको याद रखना होगा इन सब चीजों को, ठीक है। या फिर एक्सटर्नल आते हैं, एक्सटर्नल में तो एक्सटर्नल भी आपसे ये चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी से वाइवा हो रिटर्न हो हर चीज स्टेप बाय स्टेप तैयारी करता हूँ। आप लोग चाहे तो अपना नोट्स में लिख दें वाइवा पॉइंट, ठीक है। तो आपको वाइवा गेट एग्जाम आएगा तो फटाफट वाइवा पॉइंट आप लोग उस टाइम रिवीजन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको वाइवा में कोई मसला ही नहीं रहेगा। तो हर एक सॉल्यूशन हम लोग अभी से ही करते चले, वो इंट्रो क्लास हो, डेमो क्लास हो, या जो भी हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे, ट्रांसवर्स प्लेन पे आते हैं। किस पे आते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन पे आते हैं। और ट्रांसवर्स प्लेन के लिए थोड़ा सा हम लोग पहले उस डायग्राम पे आ जाते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं।
ट्रांसवर्स बोलते हैं, या फिर उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, या फिर उसको एक्सियल प्लेन बोलते हैं। 3 नाम है, याद रखिए। नाम भी सिनोनिम्स तो बहुत याद रखिएगा, क्योंकि पूछ देंगे आपसे भाई ट्रांसवर्स का दूसरा नाम बताएं, हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम बताएं। तो ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल एंड एक्सियल प्लेन सबका सब ये क्या है, सेम है। अब इसको बोलते किसको, ए प्लेन, एक ऐसा प्लेन एट द राइट एंगल टू द बोथ सैजिटल एंड कोरोनल प्लेन व्हिच इज डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, एक ऐसा प्लेन, हम लोग इमेज पे आ जाते हैं, एक ऐसा प्लेन है जो कि सैजिटल प्लेन को भी राइट एंगल पे डिवाइड करता है, और किसको करता है, दूसरा प्लेन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जस्ट दूसरा प्लेन हम लोगों ने पढ़ा जो है वो कोर्नल प्लेन। तो सैजिटल प्लेन पे भी और जो कोर्नल प्लेन को राइट एंगल पे कट कर, आप ये देख रहे हो ट्रांसवर्स प्लेन कमर के पास से, ऑलमोस्ट हम बोले तो आपको एक कमर के पास से एक स्लाइड गुजारा, आपको काट के ऊपर का अलग हिस्सा कर दिया, नीचे का अलग हिस्सा कर दिया। तो ये सब चीजें हम लोग जो देखते हैं, इन चीजों को, इस प्लेन को तो हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। और ये आप देख रहे हो, जब आप इधर से कट करोगे, मान लो यहाँ पे से इस पॉइंट पे, मेरा कर्सर दिखता है क्या आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ तो? यस सर। कर्सर दिखता है ना? यस सर। चलो ठीक है, तब तो सही है। तो ये जो अभी मेरा जो एंगल पे पॉइंट आप देख रहे होंगे ट्रांसवर्स के, तो यहाँ पे आप इस बीच में एंगल बनाओ, इस दोनों के बीच में क्या आपको लग रहा है, इमेज 3D डायग्राम में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। और जब इसके बीच में, यही सैजिटल प्लेन में, अब यहाँ पे देखो, ये इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेंगे, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जो ट्रांसवर्स प्लेन है, वो प्लेन को हम बोलते हैं जो कि कोरोनल प्लेन एंड मीडियन प्लेन को राइट एंगल पे कट करे और बॉडी को अपर एंड लोअर सेगमेंट में डिवाइड करे, अपर बोल रहे, या सुपेरियर और इंफीरियर सेगमेंट में डिवाइड करे। ठीक है, हो गया? कोई डाउट मीडियन प्लेन, सॉरी ट्रांसवर्स प्लेन में? कोई डाउट बता दो, अभी मैं रिप्ले कर लूंगा उसे। दोनों सर एक बार रिपीट कर दिया मैं। अच्छा ठीक है। और किन्हीं का क्वेश्चन आ रहा था, देख लेते, कहीं सेम क्वेश्चन होगा तो हम लोग इकट्ठे कर लेंगे डील। यस सर, सेम क्वेश्चन है। अच्छा सेम क्वेश्चन, ठीक है सर वो जो वाइवा के लिए आपने बताया था, वो वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिए सर। हाँ वो मैं बताया था पहले, ठीक है। 2 क्वेश्चन आ गया, ले रहा हूँ और क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? नो सर। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? 2 क्वेश्चन, एक रिपीट का, एक वाइवा का। ठीक है, मैं एक एक करके दोनों के लोगों को, पहले जो क्वेश्चन है पहले कर लेता हूँ, बाद में जो वो बाद में कर लेता हूँ। तो पहले रिपीट, कर लेता हूँ। ट्रांसवर्स प्लेन आपको दिख रहे होंगे, ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल है। अब लाइन भी एक सिंपल है, आप ट्रांसवर्स लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन भी पढ़े होंगे ना, तो सेम चीज। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इस चीज को इस तरह से आप बॉडी खड़े हो और उसपे एक कमर के पास एक ऐसी मान लो कि तेज धार हथियार लगा रहे हो, कट करके कमर के ऊपर अलग कर दो नीचे, उस जिससे जो प्लेन बना, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं वो प्लेन को जो 90 डिग्री कट करे मीडियन प्लेन को भी और कोरोनल प्लेन को भी। बात समझ में आ रही? कोरोनल प्लेन को भी एंड मीडियन प्लेन को भी, उस प्लेन को हम ट्रांसवर्स प्लेन करते हैं। और ट्रांसवर्स प्लेन आपसे पूछो कि बॉडी को अपर कैसा डिवीजन देता है, कैसा पार्ट्स देता है, तो ट्रांसवर्स प्लेन्स इज डिवाइड इनटू बॉडी 2 पार्ट्स, सुपेरियर एंड इंफीरियर। बॉडी को सुपेरियर और इंफीरियर में, इंफीरियर मतलब नीचे के सेंस में बोलते हैं, सुपेरियर मतलब ऊपर के बेस में, सुपर ऑलवेज ऊपर होता है। तो डेली जब आपको सुपेरियर बोला जाए तो आपको याद रखे कभी ऊपर के बारे में बात हो रही है, और उसके अपोजिट इंफीरियर, तो इंफीरियर मतलब नीचे की बात हो रही है। ठीक है, रिपीट हो गया। अब वाइवा वाली बात है। हाँ, अब वाइवा वाली बात आ रही है, वो क्वेश्चन मैं ये बता दूं कोरोनल प्लेन के बारे में। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप ये वाइवा वाले सर, क्या आपको प्लीज एक्सप्लेन द कोरोनल प्लेन, तो आप क्या बोलोगे? सर कोरोनल प्लेन इज दैट प्लेन व्हिच इज अ क्रॉस एट द 90 डिग्री ऑफ द मीडियन प्लेन एंड डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। यानी कि कोरोनल प्लेन वो प्लेन है जो कि मिडिल प्लेन के 90 डिग्री पे कट करता है और हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 डिवीजन देते हैं। तो मे बी चांस कि आपसे रिपीट करते वाइवा वाले सर आपके। तो अच्छा बेटा ये बता दो, अब आपने तो बहुत सही बताया, तो आप ये बता दो कि कोरोनल प्लेन क्या इक्वल हाफ में एंटीरियर पोस्टीरियर करता है? तो आपको कहना है क्या? नो, डिवाइड करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर 2 पार्ट मिलेगा, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, तो वो इक्वल होगा। तो आपको उसमें नो बोल देना, बस ये चीज याद रखना है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा मीडियम प्लेन था सर।
हाँ बोले क्या? मीडियम प्लेन का एक बार बोल दीजिए। मीडियन प्लेन बोलते हैं उस प्लेन को, एक प्लेन जो कि हम अपने बॉडी के बिल्कुल सेंटर से क्रॉस करते हैं। आप सीधे इमेजिन करें, अपने हाथ को उठाए, सर के बीच पे ले जाए, एकदम बीच में, और वहां से कट करते हुए आए, नाक के पास से लाए, माउथ के पास से लाए, जो इसके बीच होते हुए आपके बिल्कुल चेस्ट के दोनों के बीच से होते हुए नीचे तक जाए। तो उस प्लेन से जो कट होकर के निकलेगा, दो बॉडी आपको किधर, दो हाफ में डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाला राइट साइड में। तो जो मीडियन प्लेन्स होती है, इट्स डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू राइट एंड टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। इसमें इक्वल होगा, याद रखना, आपको लेफ्ट वाला भी इक्वल मिलेगा, राइट वाले भी इक्वल मिलेगा, ठीक है? ओके, हो गया? यस सर। तो ठीक है, टाइम भी हो गया, तो हम लोग अब आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, रिपीट करें, और डेफिनेटली लास्ट क्लास में आप जो पढ़ा रहे हैं पढ़ें, क्वेश्चन आते ही आप क्लास में इस क्वेश्चन को पूछ ले कि सर आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैंने घर पे ये पढ़ा, इसमें ये मुझे को डाउट लगा, तो आपने रिपीट कर लेना, हम लोग रिपीट कर लेंगे क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक है? तो पीडीएफ कब भेजिएगा सर? मैं जस्ट कल तो भेज दिया था ना, नहीं मिला क्या आपको? यस सर, मिल गया था। क्या था सर? मिल गया। हाँ नहीं मिला तो मैं जस्ट अभी जस्ट ये इनकम्प्लीट होगा, मैं आपको जस्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ी सा मैं थोड़ा खाना वाना खा लेता हूँ, कर दे रहा हूँ, उसके बाद जस्ट पीडीएफ के साथ जो लैंग्वेज मतलब जो सब है ना सर, वो भी सर भेज देते तो अच्छा। सारा चीज जो मैं दिखाता हूँ वो सारी चीज मैं आपके एक ग्रुप में डाल देता हूँ, एक एक पॉइंट्स, इवन दोस्त की कल मैं उस पे एग्जांपल पे लिख भी दिया था, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो ये किसके एग्जांपल सर लिए थे, क्योंकि 4-5 ईमेल आ गया था, तो कंफ्यूजन आपको ना हो, इस वजह से मैं वहां पे लिख भी दिया था कि ये इसका, हाँ, तो आपको आपकी इजी के लिए, ठीक है? तो मैं क्लास को अपनी क्लास को ये करता हूँ, थोड़ा सा इंतखाब सर देख रहे आगे होंगे, डेफिनेटली देख ले रहा हूँ जी। इंतखाब सर जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या मैं अब खत्म अपनी क्लास सर चैट चेक कर लीजिए सर। क्या चीज? चैट चेक कर लीजिए सर। चैट, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं वहाँ पे भी, तो डेफिनेटली मैं देख ले रहा हूँ, ऐसे 2-3 बार मैं देखा था बीच में, फिर अभी 2 नए मैसेजेस है, उसको देख ले रहा हूँ। नहीं मिला सर, अच्छा किनको नहीं मिला? हरिवंश कुमार नहीं मिला पीडीएफ सर, क्यों नहीं मिला भाई? आप ग्रुप में नहीं हो क्या? मैं तो डाल दिया था सर, कल तो संडे था, मतलब लास्ट क्लास, इन द सेंस ऑफ लास्ट क्लास कल तो ये तो सर, ये एक्चुअली मैसेज में वही डाले हुए हैं, कल नहीं था तो इसलिए मुझे लगा। हाँ, तो कल का मतलब लास्ट क्लास, याद रखें संडे वाला याद नहीं रहता है, तो कल का मतलब डेफिनेटली हर चीज आने वाला नेक्स्ट क्लास और जाने वाला लास्ट क्लास। नहीं मिला सर, नहीं मिला पीडीएफ, नहीं मिला, कौन ग्रुप है सर? अच्छा, इन्हें ग्रुप नहीं पता। तो हरिवंश जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अगर नहीं है तो ऑफिस कनेक्ट कर ले और आप ग्रुप में ऐड हो जाए। अगर आप डेफिनेटली वो जो ग्रुप है वो एडमिटेड स्टूडेंट का, अगर आप इंटरनल स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पे शायद वो सेशनल ग्रुप है इन्फॉर्मेशन वाले, तो आप कर ले, या फिर डेमो का भी ग्रुप अलग से चल रहा है तो आप उसमें अगर ऐड हो जाए, ठीक है? और जिनको नोट्स चाहिए डेफिनेटली वहां से भी नहीं, मैं ग्रुप में नंबर ही दे रहा हूँ, देखो पर्सनल आप कर लेना, मैसेज कर लेना, ठीक है? मैं पर्सनल भी कर दूंगा, जिन्हें नहीं मिलेगा 0352, ठीक है? मैं ग्रुप में अपना नंबर डाल दिया हूँ, और अगर जिन्हों नहीं मिल पा रहे तो आप नोट्स के लिए मेरे को आप डायरेक्ट मैसेज कर लेना, अपनी नेम दे देना, ताकि मैं समझ लूँ कि आप, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, ठीक है? जी सर, अब मुझे नहीं लग रहा कि आप, अच्छा कुछ और आ गया मैसेज, एक देख लेता हूँ। ओके सर, ओके, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर देख लो सर। मेरे कल का, अच्छा कल का क्लास कल नहीं हुआ था, जो कि ये पता ही चल गया होगा आपको, लास्ट क्लास जो हुआ था लास्ट ही रहा था। चलिए ठीक है, आवाज में ठीक, अब कुछ भी नहीं है सर चैट में, मुझे लग रहा है जहाँ तक कि अब बाकी किन्हीं को और कोई क्वेश्चन है तो म्यूट खोल के बोल सकते हैं। तो इंतखाब सर, जी सर। क्या मैं अब लीव ले लूँ सर? मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ यहाँ से, मैं तो आज को होस्ट हूँ, वीडियो तो मैं बना भी नहीं सकता हूँ सर। आई थिंक ये फारूक सर ही आप कुछ कर पाएंगे क्योंकि मेन होस्ट वही है। कोई दिक्कत नहीं, आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद कि
बोल रहे हैं सर आपको अब लीव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर। जी सर, ठीक है सर। ठीक है स्टूडेंट, मैं लीव ले रहा हूँ। ओके बाय, Thank you, थैंक्स, sir. गुड लक। Thank you, sir. डेफिनेटली कोरोना बाय से सर। बच के ठीक है रहो। सर, गुड बाय। ठीक है, Left, sir. बाय। Mail reproductive system. ये arterial phase है, head and neck का। Muscular system, ये muscles वाला system। आप तुम चुप रहो, हमको पढ़ने दो। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes sir. यस सर, आ रही है। हम बोल रहे थे कि होस्ट जब हम बन जाते हैं यहाँ पे, या तो होस्ट स्क्रीन शेयर करेंगे। थोड़ा धीरे आवाज आ रही है सर। हाँ, क्या हुआ? थोड़ा धीरे आवाज कम आ रही है सर। एक मिनट। अब आ रही है आवाज? Yes sir. सर हाँ, हम बोल रहे थे कि जब टेक्निकल प्रॉब्लम है, जब हम यहाँ पे होस्ट या को होस्ट बन जाते हैं, तो फिर हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है? जो पिछले क्लास में एक मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का फिगर बनाना था, वो है ना? उसको फिर हम Yes sir. अभी हम लोग पिछले क्लास में जो जो सीखा है इस चीज को, अब क्लास स्टार्ट मतलब टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों से पूछना चाहेंगे कि अब सरफेस एरिया के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? No. No sir. जब आप एनाटोमी पढ़ रहे हैं तो आप सरफेस एरिया को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं? Yes sir. ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज है कि हम जो लास्ट में हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे आप लोग को, ठीक है? जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं उसमें जिसको अच्छा मार्क्स आएगा तो फिर हमारे माई डीम्स के तरफ से आपको सम्मानित भी किया जाएगा। तो जैसे हमने कोन का सरफेस एरिया बताया था, सिलेंडर का सरफेस एरिया बताया था, फॉर्मूला बताया था, वो सब याद है सभी को? Yes sir. ओके। अब हम लोग हेलो सर। जी जी सर मेरा क्लास मिस हो गया था इसलिए हमको नहीं पता। अच्छा अच्छा, जिनका क्लास मिस हो गया है तो उनको रिवीजन के तौर पे, ठीक है, जो क्लास मिस हुआ है तो वो जी करा दिया जाएगा, उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके? ठीक है मतलब 5 से ज़्यादा बच्चे, 10 से ज़्यादा बच्चे जिनका मिस हुआ होगा तो वो क्लास हम लोग करा देंगे, ठीक है? अब हम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है कि टर्मिनोलॉजी पे भी अब आप लोग को कमांड हो रहा है। Yes. सर नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत हो रही है सर, और अगर सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। यूट्यूब पर अगर सर आपका चैनल होगा तो उस पर भी डाल देते वीडियो, तो आराम से किसी वक्त भी देख लेते हैं लाइव क्लास अटेंड करने के बाद। हाँ हाँ, अब जो है ना, ये हम लोग इंशाल्लाह आप लोग जो भी सजेशन रखते हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि यूट्यूब चैनल पे क्लास डाल दिया करेंगे, ओके? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम अब बात करेंगे सेल की, ठीक है? Yes sir. हाँ, जब सेल का बात करेंगे तो अब इसको एकदम सिंपल वे में लेते हैं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, जब सेल की बात होती है
तो एनिमल सेल की भी बात होती है, प्लांट सेल की भी बात होती है, बैक्टीरिया के सेल की बात होती है। और आप लोग बहुत सारा फाइलम पढ़े होंगे, जैसे कि पोरीफेरा है ना, एस्केलमिंथस है, प्लेटीहेलमिंथस है, इकाइनोडर्मा है ना। तो सारा जो भी फाइलम है, जो भी डिवीजन है, या जो भी किंगडम है, या जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल का बना हुआ। क्लियर? अब बैक्टीरिया हो या फंजाई हो या अलगा हो, सब किसका बना हुआ है? सेल का। सेल का। यहाँ पे एक जो बात होती है कि इससे पहले हम विपन्स बताया था कि उस विपन्स का इस्तेमाल करना हमारे पढ़ाई में, यानी कि हर चीज को आप रूट से पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये तो पहले क्लियर कर दिया है। और इस चीज को भी क्लियर कर दिया है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म खुद, मैंने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, और आप दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म। सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप लोग समय दें? एक मिनट। हमको लेने आया था, उसके नाम वाले दोबारा कभी आ तो उसके चुनाव में कैसे सर आप भी सभी को म्यूट कर दीजिए सर। लोग तो फिल्म भी देख रहे हैं सर। टीवी के पास बैठ के कौन सा पढ़ाई हो रहा है भाई? साइड हो ले। सीरियल देख रही है सर। क्लास कर ले, टीवी देख लेना। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। अब तो आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। है ना? अच्छा। हाँ, हम क्या बोल रहे थे? सेल के बारे में। सेल के बारे में। यस। तो सेल के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो अभी हम बताया कि हम बात करेंगे जो इंडिविजुअल है, हम चाहे वो इंडिविजुअल पेशेंट के फॉर्म में रहें या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पर ये एक इंडिविजुअल है, और जो भी ऑर्गेनिज्म हमसे इंटरैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पहले के क्लास में हमने बताया था पैथोलॉजी एकदम सिंपल टर्म, स्टडी ऑफ डिजीज। तो जो भी डिजीज काउजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि वायरस, क्लियर? तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल के बारे में। अब थोड़ा हम स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, हमने आप लोग को होमवर्क दिया था एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में, ठीक है? तो सेल का ओरिजिन कहाँ से है? आप लोग जानते होंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका क्लासिफिकेशन है, और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सबों ने सुना होगा, जिसको आरएच किया था 1969 में, है ना? जिसमें जो बांटा गया था, पहला मोनेरंस, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा है ना प्लांट, और पांचवा एनिमल। अब इसके
सेल के ऑर्गेनाइजेशन तो सेल के ऑर्गेनाइजेशन को जब हम देखेंगे तो इसमें जो हमारा एक पहला किंगडम है मोनेरा, वो ऑल जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है। ठीक है, मोनेरंस में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स। सर रिपीट द फिफ्थ वन सर। हम बोल रहे थे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हैं ना आप लोग? यस सर। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि क्लासिफिकेशन बहुत सारा सिस्टम दिया गया क्लासिफिकेशन का। जैसे एक साइंटिस्ट है कार्लस लाइनेस, उन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांटा और एक प्लांट में। उसके बाद 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मानने जाने वाला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो R.H. विटेकर जो साइंटिस्ट थे 1969 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके बेसिस पे दुनिया में जितना ऑर्गेनिज्म है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको बांटा गया प्रोटिस्टा, मोनेरंस, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल में। क्लियर? उसके बाद कार्ल लुईस नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। क्लियर ना? लेकिन हम लोग देखेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस को, है ना? तो इसमें देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका सेल का स्ट्रक्चर क्या है। आखिर सेल को जो बांटा गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, वो सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। क्लियर है ना? कैरियोन वर्ड का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। ये मैंने पहले के क्लास में भी क्लियर किया था कि कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। अब और प्रो मतलब होता है बिफोर, तो प्रोकैरियोटिक मतलब बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस अभी बना नहीं है, न्यूक्लियस का काम न्यूक्लियोइड कर रहा है। क्लियर? यूकैरियोटिक मतलब जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, जिसके पास न्यूक्लियस जो है एक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है सेल के अंदर। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर जो बात होगी तो आपको पता है कि एकदम सिंपल, जब से आप लोग सेल को जान रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि सारे बच्चे बोलेंगे कि बाहर का जो कवरिंग होता है वो सेल मेम्ब्रेन हो गया, बीच में जो है न्यूक्लियस है, और बताने लगेंगे कि राइबोसोम भी है, गोल्जी एपरेटस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइक्रोबॉडीज भी है। क्लियर? यस सर। लेकिन ये सिर्फ बता देना, ये याद कर लेना, हम फंसते कहाँ पर हैं? हम फंसते वहां पर हैं जो हम रूट से चीजों को शुरू नहीं करते हैं। यानी कि सेल को देखना होगा तो एक हमको प्रोकैरियोट लेवल पे देखना होगा और एक यूकैरियोट, यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होगा और एक यूकैरियोटिक सेल होगा। क्लियर? दोनों का डिफरेंस आप लोगों को होमवर्क मैंने फिगर बनाने के लिए सिर्फ इसलिए दिया था कि फिगर बनाने के क्रम में आप लोगों ने उसमें डिफरेंस देखा होगा। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताइए कि सेल के अंदर क्या होता है? कोई पूछेगा तो आप कहिएगा न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है? तो आप बोलिएगा साइटोप्लाज्म होता है। सेल के अंदर क्या होता है? तो सेल ऑर्गेनल्स होता है। क्लियर? क्लियर ना? यस सर। अब हम 2 टर्म है, आपको 2 टर्म के बीच के डिफरेंस को बताएंगे। इन दोनों टर्म को बहुत गौर से सुनिएगा। एक टर्म होता है इंटर और एक टर्म होता है इंट्रा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा? क्लियर? ठीक है, इन दोनों टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। और एग्जांपल हम सेल के पहले प्रीफिक्स और सफिक्स, अब तो बिल्कुल क्लियर है सबों को? यस। अब हम बोलेंगे, जैसे एक वर्ड आपके पास आएगा इंटरसेलुलर। क्लियर? दूसरा वर्ड आएगा इंट्रासेलुलर। क्लियर? अब इसके डिफरेंस को हमको जानना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बीच में, इन बिटवीन। क्लियर? जैसे अगर सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, ये एक सेल है और दूसरा सेल है, दोनों सेल के बीच में स्पेस होगा ना? यस सर। ठीक है, तो दोनों सेल के बीच के स्पेस को हम क्या कहेंगे? अभी बताएंगे। बीच के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे? इंटर। तो कौन सा हम टर्मिनोलॉजी लिए? इंटरसेलुलर।
क्लियर? यस सर। ये जो स्पेस का मामला है, तो ये स्पेस का मामला सेल के अंदर भी होगा, और अंदर के कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इंट्रा। इंट्रासेलुलर। है ना? यस सर। यहाँ पे हल्ला मत कीजिए। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हम बोल रहे थे इंट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर। तो सेलुलर ऑर्गेनल जो है, ऑर्गेनल्स क्या हो जाएगा? इंट्रा सेलुलर हो जाएगा ना, है ना? ठीक। अब एक बात बताइए कि आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड्स तो भरा हुआ है ना? तो फ्लूइड्स दो सेल के बीच में भी है। तो अगर दो सेल के बीच में है तो कौन सा टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे? इंटरसेलुलर फ्लूइड्स। कोई दिक्कत नहीं। अगर सेल के अंदर भी जो फ्लूइड्स है, यानी कि साइटोप्लाज्म आपका क्या है? फ्लूइड्स है, या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। तो इंट्रा क्योंकि क्या है? विद इन द सेल, यानी कि इंट्रा टर्म किसके लिए यूज करेंगे? विद इन, अंदर। ठीक है? और हम आपको बार बार बताते ना कि एक फर्मा हम लोग बनाते हैं, और आइसक्रीम जिस फ्लेवर का यूज करना हो, स्ट्रॉबेरी हो, जो भी हो, बस एक फर्मा हमको समझ में आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इस फर्मा का कमाल। ठीक है, सब आदमी मोलेक्यूल्स जानते हैं, है ना? मोलेक्यूल्स का, जब मोलेक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो या सिंगल मोलेक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर के चीज को, तो हम क्या बोलेंगे? इंट्रा मोलेक्यूलर। क्लियर? अब दो मोलेक्यूल है, एक ये है, एक ये है। अब दो मोलेक्यूल के बीच में तो हम टर्म क्या यूज करेंगे? इंटर मोलेक्यूलर। क्लियर? अब बताइए, अब इसमें से अब आप लोग खुद खेल करते रहिए। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अगर बोला जाए कि इंटर मोलेक्यूलर डिस्टेंस, तो आप क्या बोलिएगा? दो मोलेक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटर मोलेक्यूलर डिस्टेंस। क्लियर? आपको बोला जाए इंटर मोलेक्यूलर फोर्स, दो मोलेक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया? इंटर मोलेक्यूलर फोर्स। अब इंट्रा इंटर में कोई डिफरेंस नहीं होगा ना, मतलब सॉरी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इंट्रा और इंटर में। ये सबको क्लियर हो गया? चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वही बोल रहे थे कि सेल के अंदर के चीजों का जब स्टडी, क्योंकि आपका बॉडी है, तो बॉडी का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर सेल से शुरुआत करते हैं तो फिर ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो टिश्यू हो गया, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो हो गया वो ऑर्गन हो गया, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हो गया वो आपका ऑर्गन सिस्टम हो गया, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके आपके बॉडी को बना दिया। क्लियर? अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? बेसिक और डेमो क्लासेस में जो ये हो रहा है, तो इसमें हम बेसिक चीज को समझ के रखेंगे, तभी आगे पढ़ने में हमको आसानी होगी। तो अगर सेल के अंदर के चीजों को पढ़ रहे हैं, मतलब कि इंट्रासेलुलर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कतई नहीं है कि इंटरसेलुलर हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि दो सेल के बीच को भी पढ़ना ना हमको। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, तो आपको कोई भी चीज पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि जिस मोलेक्यूल्स की बात कर रहे हैं बॉडी में, जिस एटम्स की बात कर रहे हैं, वो सेल के अंदर है या दो सेल के बीच में है। फ्लूइड सेल के अंदर है या सेल के दो सेल के बीच में। क्लियर? अब यहाँ पे एक टर्म और आ गया, फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब ही होता है एबिलिटी टू फ्लो, है ना? तो एबिलिटी टू फ्लो का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू फ्लो का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग फ्लूइड में लिक्विड प्लस गैसेस को पढ़ते हैं, जिसमें बहने का क्या हो? एबिलिटी हो, फ्लो करने का एबिलिटी हो। क्लियर? अभी इसको फिर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे हम। अब हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल की और उसमें ऑर्गेनल्स की। अब जो कोई भी ऑर्गेनल्स होता है तो बाहर का जो कवरिंग मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन। क्लियर? अच्छा, अब इसी से हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा हमारा प्रोकैरियोट्स होगा और कौन सा हमारा यूकैरियोट्स होगा। जिस भी सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड्स ऑर्गेनल होगा उसको हम यूकैरियोट्स कहेंगे। जिस सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं होगा उसको हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे। क्लियर? तो जिस सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होगा उसको हम क्या कहेंगे? यूकैरियोट कहेंगे।
और जिस सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं होगा उसको हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और एराइज हो गया कि जिस सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं हुआ तो वो तो प्रोकैरियोट हो गया, और जिस सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल हुआ वो तो यूकैरियोट हो गया। इसका मतलब कि मोनेरन्स, हम अभी बताए थे ना कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस, तो मोनेरन्स में सब क्या हो गया? मोनेरन्स, ऑल मोनेरन्स क्या हो गया? प्रोकैरियोट हो गया। लेकिन यूकैरियोट में फंजाई भी हो सकता है ना, प्लांट भी हो सकता है ना, एनिमल भी हो सकता है ना, और प्रोटिस्टा भी हो सकता है। क्लियर? सबको क्लियर है ना? यस सर। अब एक चीज बताइए कि अगर यूकैरियोट की बात करेंगे तो हमको बहुत संभल के पढ़ना होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो समझ में आ गया कि सिर्फ मोनेरन्स, जो भी मोनेरन्स है सब प्रोकैरियोट है। लेकिन यूकैरियोट में हमको संभल के पढ़ना होगा, क्योंकि प्लांट का सेल भी क्या है? यूकैरियोट है, और एनिमल का सेल भी क्या है? यूकैरियोट है। प्रोटिस्टा का सेल भी यूकैरियोट है, और फंजाई का भी सेल यूकैरियोट है। जहां ये बात आई तो डिफरेंसेस की बात आ जाएगी। क्लियर? यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होगा ना? यस सर। अच्छा, कॉमन बात क्या होगा? कॉमन बात यही होगा कि दोनों का सेल क्या है? यूकैरियोट्स है। क्लियर? यस सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल में सेल, अब हमको किसकी बात कर रहे हैं? हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी किसके अंदर आएगा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से? एनिमल में। एनिमल में। ठीक। सेल कैसा है? यूकैरियोट्स है। सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा किसके तरह कैरेक्टरिस्टिक होगा? तो एनिमल सेल की तरह। क्लियर? अब कोई आदमी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो आपसे देखिए, आपको समझना क्या कि वो आपसे सिमिलरिटीज नहीं पूछ रहा, वो आपसे कॉमन चीज नहीं पूछ रहा, वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। क्योंकि यूकैरियोट दोनों है, तो जो डिफरेंसेस है उसको छोड़ के बाकी क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल में या एनिमल सेल में वैक्यूल होता है ना, वैक्यूल। तो वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में वो बड़ा साइज में होता है, एनिमल सेल में छोटा साइज में होता है। क्लियर? वैक्यूल क्या होता है सर? वैक्यूल क्या होता है? कल हम आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने दिया था। एक मिनट, क्लास ले रहे हैं सब, आप बात करते हैं, क्लास ले रहे हैं। तो वैक्यूल बताया था ना कल जो है। आपने शाहनवाज जमील साहब, आपने होमवर्क नहीं किया है? सर हम कल क्लास नहीं किए सर। क्यों नहीं किया था? इसलिए आप रेगुलर स्टूडेंट हैं डिम्स दरभंगा के, ये अच्छी बात नहीं है, और आज से आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। ठीक है सर। ओके सर। क्लियर? ओके सर। क्या वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल है। तो एक बात बताइए कि यूकैरियोट्स होगा, हम सबको डिफाइन करेंगे, जितना भी सेल ऑर्गेनल्स है सबको हम डिफाइन करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर वैक्यूल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, अभी यूकैरियोट का क्या कैरेक्टरिस्टिक बताएं? इसमें मेम्ब्रेन होगा या नहीं होगा? मतलब बॉन्ड ऑर्गेनल होगा। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब आप लोग खुद सीख जाइए ना कि वैक्यूल में मेम्ब्रेन होगा या नहीं होगा? वैक्यूल में मेम्ब्रेन होगा या नहीं होगा? कोई भी बच्चा होगा सर। यूकैरियोट है ना? यस सर। अब एक बात बताइए कि इस मेम्ब्रेन, जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है, उसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, है ना? वैक्यूल में क्या होता है? सेल सैप होता है। जब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जानकारी सारे चीज के बारे में हम देते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन क्लास है आपका। वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जी जी, जो मेम्ब्रेन जो है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर? और पिछले क्लास में आपको हमने ग्रेडियंट के बारे में कह रहे हैं सर मेम्ब्रेन को? हाँ, आवाज नहीं आ रही है, फिर से सर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, पिछले क्लास में हमने
ग्रेडियंट के बारे में बताया था, याद है ना सभी को? जैसे कि हम प्रेशर ग्रेडियंट बताया था, वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया था ना, ग्रेडियंट फ्लो अप और डाउन। यस सर, ग्रेडियंट। डिफ्यूजन बताया था ना, डिफ्यूजन? मैं नहीं थी। अच्छा, कोई यस सर, बताए थे। आज नए बच्चे लोग ज्वाइन किए हैं क्या? नहीं, हाँ 2 दिन सर मिस हो गया था क्लास। बताए थे सर। हाँ। तो हमने डिफ्यूजन भी बताया था और ट्रांसपोर्ट जो होता है ना। तो ये जो है वैक्यूल, ये ग्रेडियंट को मेंटेन करने का भी काम करता है ना। तो इसको हम बता रहे थे अभी, जैसे वैक्यूल के बारे में कि प्लांट्स में कैसा वैक्यूल होता है, लार्ज साइज, और एनिमल में कैसा होता है, स्मॉल साइज। ये एक डिफरेंस हुआ। अगर हम फिर दूसरे डिफरेंस को देखेंगे तो आप लोग जानते होंगे कि प्लांट्स क्या करता है, ऑटोट्रॉप्स है ना, एनिमल हेटेरोट्रॉप्स है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए है ना क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लियर? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, नाम सुना है ना? तो ये किसका पार्ट है, प्लास्टिड्स का। तो प्लास्टिड प्लांट्स में होता है और एनिमल में नहीं होता। क्लियर? ये डिफरेंस हमको पता चल गया ना कि डिफरेंस खोज लेंगे। अच्छा, दूसरी बात है ये सेल वॉल, सेल का जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस सर। ये इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद प्लांट में एक और स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, जो कि एनिमल में नहीं होता है। नहीं होता। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट में नहीं होता, प्लांट सेल में। क्लियर हो गया? यानी कि डिफरेंसेस हम देख लिए, बाकी चीज क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में भी। समझ में आया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा। क्लियर? अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि इंडोप्लाज्मिक, अभी गौर से मेरे सवाल को सुनिएगा, हम जो बोलना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोट सेल में होता है ना, तो यूकैरियोट सेल में होता है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मेम्ब्रेन होगा ना। क्लियर? मेम्ब्रेन होगा। यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन होगा। क्लियर? यस सर। क्या प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या नहीं होगा? प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा सर, और यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। हाँ, क्यों एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट में? इसलिए कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? यस सर। है ना? अब आ जाइए, हम जब पहला क्लास आप लोग का लिए थे तो उसमें हमने एक चीज बताया था कि एक्सेप्शंस बहुत है पारा मेडिकल फील्ड या मेडिकल फील्ड में, और हमने बताया था कि ये क्या मॉडिफाइड बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में एक्सेप्शंस बहुत है, इसलिए बायोलॉजी को हम साइंस ऑफ एक्सेप्शंस भी कहते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जब हम एक्सेप्शन, देखिए अभी जो हम सवाल पूछ रहे हैं तो इसके लिए माइंड में ये एक्सेप्शन वर्ड को अपने माइंड में रखिएगा। क्लियर? ठीक। अब हम पूछा कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन हो ही नहीं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं है, ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, फिर भी वो प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। Can tell me about this organel? Anyone? राइबोसोम सर। Question of me. Very good, जायद कामरान, आपका जवाब बहुत बढ़िया। वो सेल ऑर्गेनल है, वो राइबोसोम है। क्लियर? राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे राइबोसोम को सिर्फ प्रोकैरियोट में होना चाहिए। क्लियर? लेकिन ये यूकैरियोट में भी पाया जाता है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। ये एकदम याद रहना चाहिए। और दूसरी बात ये भी याद रहना चाहिए कि राइबोसोम का टाइप होता है, राइबोसोम का टाइप होता है 70S टाइप और 80S टाइप, है ना। 70S टाइप किसमें होता है?
ये प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में। 80s टाइप किसमें होता है? यूकैरियोट्स में। यानी कि 70s टाइप और 80s दोनों यूकैरियोट में होता है। तो उस पे भी हम आएंगे कैसे। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, राइबोसोम का काम क्या है, कोई बच्चे बता सकते हैं? सर राइबोसोम्स का काम यही होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनर्जी प्रोड्यूस करना। और कोई बच्चे? राइबोसोम का वर्क क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, बड़ी गौर से सुनिएगा, सब आदमी बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। ये आपके पढ़ाई से हटके है, लेकिन अगर इसको आप गौर से सुन लीजिएगा, मतलब कि आप, ये कोई टॉपिक नहीं है आपके सब्जेक्ट का, लेकिन अगर इस बात को गौर से सुनिएगा तो आपका सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। वो बताते हैं हम कैसे, गौर से सुनिएगा। एक बात बताइए कि कोई भी जो सिस्टम होता तो उसका कंट्रोल उसके छोटे छोटे पार्ट से लेके, है ना, बड़े तक होता है। इसको हम ऐसे आपको डिफाइन कर देते हैं कि एकदम सिंपल समझिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लिया कोई आपको बिजनेस समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, उसके किसी भी लेवल पे कोई परेशानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान करता है। क्लियर? उसी तरह से आपके बॉडी में जो ये सेल है और जो लाइफ है, उस लाइफ का अगर मान लिया जो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि फंक्शन छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, यानी कि जो पार्ट बनेगा, ग्रुप बनेगा, उसी से फंक्शन होगा ना। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या होता कि हम लोग अभी जैसे बोले प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो सेल बहुत छोटा है ना, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और वही जो प्रोटीन सिंथेसिस है या प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन ग्रोथ, अगर मान लिया आपका बॉडी जो ग्रोथ करता है तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना प्रोटीन। यस सर, ग्रोथ। दूसरी चीज, फिर अगर इस प्रोटीन को देखते हैं तो ये प्रोटीन आपके बॉडी में है क्या? प्रोटीन असल है क्या? कोई बताइए। प्रोटीन एटम है या मोलिक्यूल्स है, क्या है? प्रोटीन मोलिक्यूल्स है। और कौन सा मोलिक्यूल्स है? बायो मोलिक्यूल्स है या मैक्रो मोलिक्यूल्स? वेरी गुड। आप जान रहे हैं कि ये जो बायो मोलिक्यूल्स है, तो कौन कौन सा बायो मोलिक्यूल्स है बॉडी में, बताइए। बॉडी में कौन कौन सा बायो मोलिक्यूल्स है? हाँ, कौन बताइए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन्स। एक मिनट, जो आदमी फैट और लिपिड्स बोले हैं वो 1 मिनट के लिए रुक जाएं। फैट और लिपिड्स जो है ना एक ही कैटेगरी का हो गया। क्लियर? देखिए यही चीज, यही अभी जो मेरे बताने, हाँ सर, वो मतलब लिपिड्स बन के फैट बनता है ना। हाँ, वही चीज। देखिए यही है कि आपको जो है ना पढ़ाई को बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइज वे में रखना है, क्योंकि अगर आप रूट से किसी चीज को पढ़ेंगे तो किसी भी बात को समझने में बहुत आसानी होगी। क्लियर? तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, लिपिड्स हो गया और न्यूक्लिक एसिड हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा, कोई भी आदमी न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल दीजिए। कोई भी आदमी। डीएनए तो वैसे से डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। क्लियर? और डीएनए क्या है? प्रोडक्ट मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पॉलीन्यूक्लिक एसिड मतलब बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। नहीं, 4 न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, बहुत सारा नहीं है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक पॉली बोल रहे हैं, मतलब वो बहुत सारा। डीएनए और आरएनए, जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है या आरएनए है? डीएनए। इसका मतलब क्या हुआ कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है?
नहीं मैं वो किसी और काम करता, लेकिन है सर, वायरस में मतलब होता है किसी सर। यही वायरस सब में आरएनए डीएनए मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का। वो तो राइबोन्यूक्लिक हो गया ना। अब इसमें हमारा एक सवाल है, आरएनए ऑफिस को जाकर इसमें मेरा एक सवाल है, मतलब कि या इसको हम ऑर्गेनाइज वे में कहते हैं कि डीएनए जो हम लोग में जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। डीएनए न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का है? 2 टाइप का, डीएनए और आरएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है किस केसेस में? वायरसेस के केसेस में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल मे बी एज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। वायरसेस में आरएनए क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सभी वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा? नहीं सर, सभी में नहीं होगा। इसको अगर एक सेंटेंस के तौर पे हम ऑर्गेनाइज करें तो हम क्या बोल सकते हैं सेंटेंस के तौर पे कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है हम लोग में, है ना। आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल हम लोग में नहीं है। जेनेटिक मटेरियल सिर्फ किस में हो सकता है? कुछ वायरसेस में। इसका मतलब कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक और मतलब हुआ कि जब आप वायरस का क्लासिफिकेशन कीजिएगा तो आरएनए और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल उस बेसिस पे कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। यस सर। यस सर। इसका मतलब हम क्लासिफिकेशन के बारे में भी सीख लिए कि क्लासिफिकेशन हमेशा किसी न किसी बेसिस पे किया जाता है। यस सर। यस सर। सीख लिए? ये आपने सीख लिया ना कि क्लासिफिकेशन कभी भी किसी ना किसी बेसिस पे किया जाता है, या तो सिमिलरिटीज के आधार पे या डिसिमिलरिटीज के आधार पे। क्लियर? क्लियर ना? क्या हुआ? ये एक ही चीज का क्लासिफिकेशन, एक ही तरह के सिस्टम का क्लासिफिकेशन बहुत तरह से किया जा सकता है। क्लियर? यस सर। इसमें अगर हम एक एग्जांपल बोलते हैं कि जैसे हमको अगर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे या बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के पे किया जाए तो बैक्टीरिया किस में आ जाएगा? प्रोकैरियोट्स में आ जाएगा। यस सर। बहुत सारा है ना। अच्छा, अब बैक्टीरिया हमारा मतलब कि क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। ठीक है। बैक्टीरिया अगर प्रोकैरियोट्स है तो ये कौन में आ गया? मोनेरन्स में आ गया। क्लियर? तो आज को आपने अगर कहीं पे मान लिया बैक्टीरिया है और एनिमल है, तो अगर हम उसके सेल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम बोल देंगे कि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है। एनिमल क्या है? यूकैरियोट है। क्लियर? साइज के आधार पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, मान लिया कि अब ये स्क्रीन पे गोविंद का नाम आ रहा है। एक गोविंद है और एक बैक्टीरिया है, तो आप उसको साइज के बेसिस पे बैक्टीरिया को बोल सकते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। क्लियर? और गोविंद को क्या चीज से देखेंगे? यानी कि माइक्रोस्कोपिक। क्लियर? म्यूट कर दीजिए गोविंद जी अपना। गोविंद अपना माइक म्यूट कीजिए, दिक्कत हो रहा है। मेरी आवाज जा रही है ना सबको? यस सर। आ रही है। इसमें बहुत सारी। इसका मतलब कि क्लासिफिकेशन, और एक बात हमेशा याद रखिए कि क्लासिफिकेशन में सफिक्स क्या लगा हुआ है? एसन लगा हुआ है ना, ATION। वो सफिक्स का मतलब ही होता है प्रोसेस। क्लासिफिकेशन भी क्या है? एक प्रोसेस है ना। जैसे अब हम एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डी मतलब क्या होता है? डी अगर कभी भी प्रीफिक्स लगेगा तो उसका मतलब क्या होगा? एनीबॉडी? इक्वल। हाइड्रेट का मतलब, हाइड्रेट वर्ड कहीं पर भी आएगा तो क्या बोलिएगा? वाटर। वाटर। यस सर। ठीक है। और एसन क्या है? प्रोसेस। डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम योर बॉडी, वो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। तो आप लोग हमेशा
सुनते हैं ना कि डिहाइड्रेशन हो गया। क्लियर है? यस सर। है ना? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी समझ गए। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसका आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा। यस सर। उसके बाद क्या कीजिएगा? नोमेनक्लेचर कीजिएगा, यानी कि उसको नाम दीजिएगा। ठीक है? उसके बाद क्या कीजिएगा? क्लासिफिकेशन कीजिएगा। अच्छा, इसका मतलब कि ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, और ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म, है ना, मतलब कि जो ब्रांच है, जिस ब्रांच में ऐसा करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं हम? टेक्सोनोमी। तो आप लोग ने टेक्सोनोमी का नाम सुना है? यस सर। ठीक है, तो टेक्सोनोमी क्या हो गया? ब्रांच हो गया एक। ठीक है, उस ब्रांच में हम किसका स्टडी करते हैं? आइडेंटिफिकेशन का, नोमेनक्लेचर का और क्लासिफिकेशन का। क्लियर ना? अच्छा, एक वर्ड आप लोग ने और सुना होगा, इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है? मम्मी आज फर्स्ट डे हम सुने हैं। उसको 4 मिनट। हाँ, क्या चीज का नाम फर्स्ट डे सुना है आपने? आपने किस चीज का नाम फर्स्ट डे सुना? इसका टेक्सोनोमी का। ठीक है, मतलब कि आपका जो आपने 12 कर लिया, 12 किया, 12 क्लास, मतलब आप कौन से क्लास में? साइंस से नहीं है सर। अच्छा, साइंस से नहीं है? ठीक है, अब हम, अच्छा साइंस से नहीं है लेकिन पैरामेडिकल से इंटरेस्ट है ना? यस सर। खूब कमाना लाइफ में, अभी तो सबसे अच्छा पैरामेडिकल और मेडिकल ही फील्ड है ना, इसीलिए तो आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे जो भी हमारे फैकल्टी हैं वो इस चीज का ख्याल रखते हुए क्लास लेते हैं। ठीक है ना? अब लेकिन आपको ऐसे सिंपल बताएं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, कोई भी ऑर्गेनिज्म, आप उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ना? यस सर। उसके बाद उसका आप नेमिंग करते हैं ना, नाम देते हैं ना? यस सर। अच्छा, नेमिंग भी करते हैं तो वो नेम या तो कॉमन नेम हो सकता है या पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो सकता है ना, जिसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, है ना? उसके बाद उसका हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अभी बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कहाँ कर दिए? मोनेरंस में उसको भेज दिए। यस सर। है ना? तो इसका जो हम स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को हम टेक्सोनोमी कहते हैं। अब समझ में आया बेटा? यस सर। अब कहीं पे कंफ्यूजन नहीं ना किसी को भी? है ना? ठीक है, अब अच्छा टाइम। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए? वो सब पे आएंगे। आरएनए जो होता है वो आरआरएनए होता है, टीआरआरएनए होता है, एमआरएनए होता है। ठीक है, आरआरएनए का फंक्शन जो होता है वो कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी होता है ना? आप तो बायो से है ना, तो इसलिए आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आरआरएनए उसका जो फंक्शन होता है वो कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी होता है। आरआरएनए होता है, आरआरएनए क्या होता है? अब हम लोग जो है आरआरएनए का अपना ही कॉपी देखना होगा। आरआरएनए क्या होगा? माइक बंद करो। राइबोसोमल आरएनए। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग से सभी से एक बात कहना है कि कल जो है हेपेटाइटिस डे है ना? तो हाँ, कल जो आप लोग लॉगिंग करेंगे तो आप लोग को हेपेटाइटिस के बारे में बताया जाएगा। और कल हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है कि हेपेटाइटिस का टेस्ट हम कैसे करते हैं। ठीक है, वो हम लोग लाइव टेस्ट आपको दिखाएंगे अपने लैब से। क्लियर? यस सर। ठीक है। और हेपेटाइटिस टर्म को कोई भी आदमी, टर्मिनोलॉजी पहला क्लास आप लोग का टर्मिनोलॉजी का ही था, तो हेपेटाइटिस को कोई भी आदमी डिफाइन कर सकते हैं उस टर्मिनोलॉजी के टर्म पे? यस सर। बताइए। हेपैट वर्ड का मतलब हमने क्या बताया था?
हेपैट वर्ड हमने बताया था ना, लीवर, और आइटिस क्या, इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, है ना। अब चूंकि क्लास का समय खत्म हो रहा है, तो हम उसको मतलब कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि प्रोकैरियोट में आप लोगों ने जो फिगर बनाया था ना प्रोकैरियोटिक सेल का, तो उसमें आप लोगों ने दिखाया था जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसमें मेसोसोम्स देखा था, है ना, न्यूक्लियाइड्स, है ना। ये सब चीज को आप लोग थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, और यूकैरियोट सेल में भी जो ऑर्गेनल होता है उसको आप लोग स्टडी कीजिएगा। क्लियर? सर एक बात बोले सर। हाँ हाँ सर लगातार 2 घंटा ऑनलाइन क्लास करने से सर बोरिंग सा फील होने लगता है सर। 1 घंटा 1.25 घंटा तक तो अच्छा लगता है सर, उसके बाद सही बोले हो भाई। क्या क्वेश्चन था कि 2 घंटा तक क्लास करने में बोर होने लगते हैं लगातार सर? यस सर। ऑनलाइन में सर, ऑफलाइन में चल जाएगा सर, ऑनलाइन नहीं चल पाता है। यस सर, यस सर। इसका सर मतलब हम एग्री नहीं है सर। इसका मतलब है कि मेरे क्लास में तुम लोग बोर हो जाते हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं नहीं है सर, हम एग्री नहीं है, इस चीज से एग्री नहीं है सर। सर मैं अपना बात कह रहा हूँ सर, मैं किसी और का बात नहीं कह रहा। अच्छा, जितने भी बच्चे हैं उनको 2 घंटा क्लास करने में दिक्कत होती है? सर हम नहीं सर। यस सर। बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक मतलब दे दीजिए बच्चे को, काफी है सर। अच्छा बीच में, अच्छा ऐसा हो सकता है ना कि ये 30 मिनट्स का क्लास रख दें, बीच में ब्रेक या एक साथ? नो सर, नो। 30 मिनट तो सर तुरंत बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कोई टॉपिक नहीं हो पाएगा सर 30 मिनट में, नहीं हो पाएगा सर 30 मिनट। सर बीच में गैप होती है ना सर आपके और वो जो सर है उनके बीच में, तो बस उसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, ठीक हो जाएगा सब। हाँ ये सही है, 5 मिनट का ब्रेक लेके। मतलब डॉक्टर मजहर सर और हमारे क्लास के बीच में ब्रेक 5 मिनट का, 5 मिनट का, ज्यादा नहीं सर, 5 मिनट, है ना? यस सर। 10 मिनट या कम से कम 10 मिनट सर एक सर। हाँ हाँ बोलिए सर। हम जो बोले थे ना गूगल मीट के बारे में, तो सर एक बार इन लोगों से पूछ लेते सर, इन लोगों का जो क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है सर। मेरे पास गूगल मीट भी है सर, पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लेते सर एक बार, तो पता चल जाता सर। अभी सभी लोग यहाँ पे। इससे कोई खराब नहीं चल रहा क्लास सर, अच्छा चल रहा है सर, बस देखो भाई, 2 घंटा हो जाता ना सर। लगातार 2 घंटा होता है, इससे परेशानी होता है। जब मेरे क्लास में बच्चे लोग को समझ में आ रहा है आप लोग को जो टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं या बताते हैं? यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है सर। बस दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो वो चैट बॉक्स में हमको बताएं कि मेरे क्लास में दिक्कत होती है। नहीं सर, दिक्कत नहीं होती है आप लोग को, मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए असल में क्या है कि ये बेसिक क्लास, फाउंडेशन क्लास, तो इसमें मतलब कि एक सारे चीज का हम लोग जायजा लेंगे सरसरी तौर पे, है ना, ताकि आपका जो सिलेबस स्टार्ट हो तो वहां पे आपको किसी तरह का परेशानी नहीं हो। आप जाइए ना, जैसे अब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, आप जानते रहिएगा कि प्रोकैरियोट सेल है, आप जानते रहिएगा कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस के जगह पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। और आपको पता ही है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है ना। तो जेनेटिक मटेरियल तो बैक्टीरिया में भी होगा, जेनेटिक मटेरियल इंसान में भी होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट सेल में भी होगा और यूकैरियोट सेल। लेकिन प्रोकैरियोट सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होगा, तो वो जो जगह जहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं ना, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो जब आपका सिलेबस जो स्टार्ट होगा, जब आप यहाँ पे क्लास करेंगे हमारे यहाँ पे, तो वो सब चीज समझने में आपको आसानी होगी। तो हम लोग क्लास एंड करें अब। Yes, sir. Sir, what is the size of prokaryote cell, sir? क्या हुआ? What is the size of prokaryote cell? वो माइक्रोन मीटर में होता है प्रोकैरियोट सेल का रेंज, ठीक है।
और जो यूनिट आप लोग पढ़ते हैं ना, नैनोमीटर, माइक्रोन मीटर, माइक्रोन का साइज क्या होता है? अगर माइक्रोन मीटर बोले तो 10⁻⁻6 मीटर। फिर माइक्रोन क्या प्रीफिक्स है? मेगा, जीगा, है ना, पढ़ा है ना? किलो, किलो भी क्या, किलो क्या होता है? प्रीफिक्स होता है ना। अब जैसे हम किलोग्राम बोले, इसका मतलब कितना, किलो का वैल्यू कितना होता है? 10⁻3, तो 10⁻3 ग्राम। लेकिन इसका जो, तो यानी कि इससे पहले हम यूनिट के बारे में आप लोग को बताए थे ना, प्रीफिक्स क्वांटिटी के बारे में, तो इसका जो साइज होता है वो माइक्रोन मीटर में होता है। किस रेंज में? 10⁻⁻6 के रेंज में। इसके अलावा हम और भी प्रीफिक्स आपको बताते हैं, जैसे डेका होता है, डेसी होता है, मिली होता है। जैसे आप लिखते हैं ना मिलीमीटर, तो मतलब कितना मीटर? 10⁻⁻3 मीटर। मिली क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, किसी भी यूनिट के साथ लग सकता है। अगर आप बोलिएगा मिली सेकेंड, तो कितना सेकेंड बोलिए? 10⁻⁻3 सेकेंड, है ना? क्लियर? जायद कमरान, क्लियर हुआ ना? यस सर, यस सर। जायद कमरान, तो तुम तो ये यहीं पढ़ते हो ना, DPMI में? जायद कामरान। यस सर। तुम स्टूडेंट हो ना? जी जी सर। 19 सेशन। यस सर। फिर तुम यहाँ कैसे आए? सर ज्वाइन कर दिए थे सर, हमको लिंक मिला था सर। अच्छा, लिंक किसने भेजा? सर दोस्त है सर, फ्रेंड है, वही लिंक भेजा था। हाँ, अच्छी बात है, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब